एपिसोड 4। आज राजकुमारी चांदनी लक्ष्य से बेहद निराश थी क्योंकि लक्ष्य ने कुसुम के खिलाफ उसकी मदद करने के बजाय चुपचाप मुस्कुराते हुए खड़े रहने का विकल्प चुना था। वह लक्ष्य की ओर देखते हुए कुछ सोचने लगी और अचानक ही बोल पड़ी, लक्ष्य, मैं तुम्हें एक जरूरी बात सिखाना भूल गई थी। तुम्हारा ध्यान हर वक्त मुझ पर ही रहता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैं अकेली रहूं तब तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन अगर कोई मेरे सामने आए तो तुम्हें थोड़ा ध्यान उस पर देना चाहिए और थोड़ा मुझ पर। तुम्हें बिल्कुल सामान्य इंसानों की तरह प्रतिक्रिया देने की कोशिश करनी चाहिए। राजकुमारी चांदनी की बात सुनकर लक्ष्य बस अपने सिर को हाँ में हिला देता है। राजकुमारी चांदनी आगे कहती है, हम इंसान जब किसी से बात करते हैं तो हमारी नजरें उसकी तरफ भी जाती हैं। मैंने नोटिस किया है कि तुम चाहे जो भी बात कहो, तुम्हारी नजरें हर वक्त मुझ पर ही टिकी रहती हैं। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से किसी दिन सबको तुम पर शक हो सकता है। एक और बात, जब भी मैं तुम्हें अपने अंगूठे से इशारा करूं, तब तुम्हें सामने वाले इंसान को जवाब देना होगा। तुम मेरे अलावा किसी से बात नहीं कर सकते, लेकिन जब भी मैं तुम्हें अपना अंगूठा दिखाऊंगी तब तुम्हें सामने वाले इंसान से बात करनी होगी। इसके बाद राजकुमारी चांदनी मन ही मन सोचने लगी, वो युवराज यश प्रताप सिंह हर वक्त मेरे लक्ष्य से बात करने की कोशिश में लगा रहता है और मेरा भोला सा लक्ष्य कुछ समझता ही नहीं है। अगर वो हर बार इसी तरह युवराज को नजरअंदाज करता रहेगा तो युवराज को उस पर शक हो जाएगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमारी चांदनी बेहद गंभीर दिखाई देने लगी। थोड़ी थोड़ी बातें और समझाने के बाद अचानक ही उसे याद आया कि उसे कुसुम के साथ तलवारबाजी की प्रतियोगिता में जीत हासिल करनी थी। वो थोड़ा परेशान होते हुए लक्ष्य से बोल उठी, लक्ष्य, मुझे तलवारबाजी सीखनी है, क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो? लक्ष्य ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, जी मास्टर, मैं आपको दो लोगों के बीच की तलवारबाजी की लड़ाई को स्लो मोशन में दिखा सकता हूँ। इतना कहकर लक्ष्य ने अपनी आंखों से हल्की रोशनी छोड़ी और देखते ही देखते राजकुमारी चांदनी के सामने दो इंसान प्रकट हो गए, जिनके हाथों में तलवारें थीं। लक्ष्य एक होलोग्राफिक वीडियो के माध्यम से उसे तलवारबाजी दिखा रहा था। राजकुमारी चांदनी बहुत ध्यान से उन होलोग्राफिक योद्धाओं की लड़ाई को देखने लगी। लक्ष्य ने इसे स्लो मोशन में चला दिया ताकि वह इसे अच्छे से समझ सके। जैसे जैसे वो उन दोनों को लड़ते हुए देख रही थी, वैसे वैसे उसे चीजें समझ में आने लगी। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। किसी भी तरह उसे 3 दिनों के भीतर तलवारबाजी सीखनी थी। राजकुमारी चांदनी तेजी से अपने कक्ष से बाहर निकली और युवराज यश प्रताप सिंह के पास जा पहुंची, जो उस समय तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। मैदान में पहुंचते ही राजकुमारी चांदनी ने अपनी चमकती हुई आंखों से युवराज को देखा। युवराज ने इस वक्त ऊपर से कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वह अपनी तलवार से लगातार सामने खड़े सैनिक पर प्रहार कर रहे थे, जबकि सैनिक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। राजकुमारी चांदनी ने देखा कि युवराज के हर वार बेहद सटीक थे। वो उसकी ओर बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ भले ही युवराज तलवारबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में बस राजकुमारी चांदनी ही घूम रही थी। उनके मन में अभी थोड़ी देर पहले हुई घटना दोबारा चलने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी चांदनी ने आज कुसुम को इतना बड़ा सबक सिखाया था, जबकि वह जानती थी कि कुसुम इस राज्य की होने वाली महारानी थी और खुद उसे तलवारबाजी नहीं आती थी। युवराज यश प्रताप सिंह राजकुमारी चांदनी के डेयरिंग नेचर को देखकर बेहद प्रभावित होते जा रहे थे। वह अभी राजकुमारी चांदनी के बारे में सोच ही रहे थे कि अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनकी ओर आ रहा था। जब उन्होंने सामने देखा तो राजकुमारी चांदनी को वहां पाकर हैरान रह गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस वक्त राजकुमारी चांदनी ने लहंगा पहना हुआ था। तलवारबाजी के अभ्यास के मैदान में राजकुमारी चांदनी को लहंगे में देखकर युवराज यश प्रताप सिंह की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। उन्होंने थोड़ी देर के लिए सैनिक को साइड हटने के लिए कहा और फिर अपने दोनों हाथ बांधकर राजकुमारी चांदनी को अजीब नजरों से देखने लगे। हालांकि उन्होंने सुबह ही राजकुमारी चांदनी और कुसुम की बातचीत सुनी थी, जिससे उन्हें पता था कि इस वक्त राजकुमारी चांदनी गुस्से में थी। उन्हें यह भी अच्छी तरह समझ आ रहा था कि वह तलवारबाजी सीखने के लिए कितनी ज्यादा उत्सुक थी। राजकुमारी चांदनी तेजी से वहां पहुंची और युवराज यश प्रताप सिंह को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीधे सैनिक की ओर देखकर बोली, आओ और मुझसे लड़ो। राजकुमारी चांदनी की बात सुनकर युवराज और सैनिक दोनों ही हैरानी से बोले, क्या? उसी क्षण राजकुमारी चांदनी को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया था। वह अपनी बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब था कि मैंने थोड़ी बहुत तलवारबाजी सीखी है, इसलिए आओ और मुझसे लड़ाई करो। राजकुमारी चांदनी की बात सुनकर पहले तो सैनिक और युवराज दोनों ही चौंक गए, लेकिन फिर सैनिक तुरंत ही मना करते हुए बोला,
हमें क्षमा करें राजकुमारी, किंतु हम ऐसा घोर पाप नहीं कर सकते। आप इस राज्य की राजकुमारी हैं और हमारे लिए देवी समान है। हम आप पर प्रहार नहीं कर सकते। सैनिक की बात सुनकर राजकुमारी चांदनी की आंखें गुस्से में सिकुड़ गईं, जबकि वहीं युवराज यश प्रताप सिंह को ये देख क्रोध आने लगा। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि राजकुमारी चांदनी ने मदद के लिए सैनिक की ओर हाथ बढ़ाया, न कि युवराज की ओर। युवराज ने उस सैनिक को गौर से देखा, जिसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, और राजकुमारी चांदनी बिना किसी झिझक के उसके सामने खड़ी थी। युवराज यश प्रताप सिंह को अब राजकुमारी चांदनी और उस सैनिक दोनों पर ही गुस्सा आने लगा। उन्होंने बिना कुछ कहे इशारों से वहां मौजूद सभी सैनिकों को मैदान छोड़ने का आदेश दे दिया। सभी सैनिकों को जाते देख राजकुमारी चांदनी समझ चुकी थी कि यह सब युवराज यश प्रताप सिंह का ही किया धरा था। गुस्से में उसने जमीन पर गिरी तलवार उठाई और युवराज यश प्रताप सिंह पर एक जोरदार वार कर दिया। लेकिन युवराज पहले से ही इस स्थिति के लिए तैयार थे। हाल के दिनों में जिस तरह से राजकुमारी चांदनी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, उसे देखते हुए उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि सैनिकों को हटाने के बाद वो क्रोधित हो जाएगी। युवराज ने तुरंत ही अपने तलवार से राजकुमारी चांदनी के वार को रोक लिया। राजकुमारी चांदनी का गुस्से से लाल चेहरा देखकर युवराज को मजा आ रहा था। हर दिन उन्हें राजकुमारी चांदनी का एक नया रूप देखने को मिल रहा था। उन्होंने गंभीरता से राजकुमारी चांदनी की ओर देखते हुए कहा, क्या आप सच में हमसे युद्ध करना चाहती हैं, राजकुमारी? राजकुमारी चांदनी ने गुस्से में जवाब दिया, अगर हमारा बस चले तो हम आपको जान से मार दे, लेकिन आपको मारकर हम प्रतापगढ़ की प्रजा को अनाथ नहीं बनाना चाहते। इतना कहकर राजकुमारी चांदनी ने फिर से युवराज पर तलवार से एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन युवराज ने तुरंत ही अपनी गति बढ़ाई और तलवार हवा को चीरते हुए निकल गई। जैसे जैसे युवराज खुद को बचा रहे थे, वैसे वैसे राजकुमारी चांदनी का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। वह बार बार लगातार युवराज पर हमला कर रही थी, लेकिन युवराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो बस राजकुमारी चांदनी का गुस्से से चिढ़ा हुआ लाल चेहरा देखने में ही मजा आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए राजकुमारी चांदनी को निहार रहे थे और उसके प्रहार से बचते जा रहे थे। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर अचानक राजकुमारी चांदनी थककर रुक गई। उसकी हथेलियों में दर्द होने लगा था। जाहिर सी बात थी, तलवार बहुत भारी थी और पूरी तरह धातु से बनी हुई थी। राजकुमारी चांदनी ने तो अपनी दुनिया में बड़े बड़े मशीनों और अलग अलग प्रकार के हथियारों को पकड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें तलवार संभालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन ये तलवार एक अलग ही प्रकार के धातु से बनी हुई थी, जिसे पकड़ते ही राजकुमारी चांदनी का हाथ तुरंत लाल पड़ गया। आखिरकार थक हार कर राजकुमारी चांदनी ने युवराज पर प्रहार करना बंद कर दिया, लेकिन वो अब भी गुस्से से उन्हें घूर रही थी। युवराज यश प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए बोले, हमें तलवारबाजी में हराने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राजकुमारी, और हम तो इस बात से हैरान हैं कि आप हमें हराने के लिए हम ही से तलवारबाजी सीख रही है। इतना कहकर युवराज यश प्रताप सिंह वहां से चले गए और राजकुमारी चांदनी गुस्से से अपना पैर पटकने लगी। वहीं राजकुमारी से दूर होते ही युवराज का चेहरा भावहीन हो गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी खतरनाक चमक आ गई। वो तेज कदमों से तहखाने की ओर बढ़ने लगे। दूसरी ओर राजकुमारी चांदनी की गैर मौजूदगी में कुसुम उनके कक्ष में छिपते छिपाते आ गई थी। आज जिस तरह से राजकुमारी चांदनी ने उसके साथ बर्ताव किया था, उसके बाद कुसुम बेहद गुस्से में थी। कुसुम ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, बस बहुत हो गया। चांदनी, हम इतने दिनों से चुप हैं, तो आपको लगता है कि हम कमजोर पड़ गए हैं, या शायद आप भूल चुकी हैं कि पहले हम आपका क्या हाल किया करते थे। आपके तन और मन से हमारा डर खत्म हो चुका है और इसे हमें वापस से जगाना होगा। आज आपने सबके सामने हमारी बेइज्जती की है, इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। इतना कहकर कुसुम शैतानी हंसी हंसने लगी और अपने लहंगे के दुपट्टे में छिपाए हुए एक कागज की पुड़िया को बाहर निकाला, जिसमें सफेद रंग का अजीब सा पाउडर था। उस पाउडर को देखकर कुसुम ने उसे राजकुमारी चांदनी के बिस्तर पर पूरी तरह फैला दिया। यह कोई साधारण पाउडर नहीं था, बल्कि उसमें एक खास तरह की दवा मिली हुई थी। जैसे ही वो किसी के शरीर के संपर्क में आता, उस इंसान को अजीब सी खुजली होने लगती, और जब वो खुजलाने लगता तो मुश्किल से 1 घंटे में ही उसके शरीर पर भयानक घाव बन जाते, जिससे वो इंसान बदसूरत दिखने लगता। कुसुम को हमेशा से ही राजकुमारी चांदनी का बेदाग, खूबसूरत चेहरा पसंद नहीं था। उसे राजकुमारी चांदनी से बेहद जलन होती थी। इसी जलन के कारण आज उसने राजकुमारी का चेहरा ही बिगाड़ देने का फैसला किया था। पर
बेचारी कुसुम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने राजकुमारी चांदनी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। कुसुम चुपचाप अपना काम करके वहां से निकल गई, इस बात से अनजान कि उसकी इस हरकत को किसी ने देख लिया था। राजकुमारी चांदनी के कक्ष में हर वक्त एक छोटी सी मक्खी उड़ती रहती थी। सामान्य लोगों को वह बस एक मक्खी नजर आती, लेकिन लक्ष्य जानता था कि वह मक्खी नहीं थी। लक्ष्य अपने मुंह से 10-20 छोटी छोटी मक्खी जैसी दिखने वाली रोबोटिक कैमरे निकालकर महल में हर ओर भेज देता था। वह हर कोने पर नजर रखना चाहता था, और जहां कहीं भी राजकुमारी चांदनी की बात होती, वहां उसकी नजर सबसे पहले जाती थी। चांदनी शब्द सुनते ही उसकी रोबोटिक मक्खियां तुरंत सक्रिय हो गईं और उस दिशा में सब कुछ देखना शुरू कर दिया। और सबसे अहम बात यह थी कि जो भी ये मक्खियां देख रही थीं, वही सब कुछ लक्ष्य अपने दिमाग में भी साफ साफ देख पा रहा था। एक रोबोट होने की वजह से लक्ष्य अपने उन छोटे छोटे मक्खियों की मदद से एक ही समय में कई जगहों को देख सकता था। इस वक्त भले ही लक्ष्य शारीरिक रूप से राजकुमारी चांदनी के साथ था, लेकिन अपने दिमाग में उसने कुसुम की हर हरकत देख ली थी। अचानक ही लक्ष्य को याद आया कि राजकुमारी चांदनी ने थोड़ी देर पहले ही उसे समझाया था कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो लक्ष्य को उसे बिजली का झटका देना चाहिए। राजकुमारी की यह बात याद करते ही लक्ष्य की आंखों में एक तेज चमक आ गई। उसने अपनी एक मक्खी को रेडियो सिग्नल भेजा, और वह मक्खी तुरंत कुसुम के पास जाकर उसके शरीर से चिपक गई। मक्खी के कुसुम के शरीर पर बैठते ही उसे जोरदार बिजली का झटका लगा। झटका इतना जबरदस्त था कि कुसुम के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। बेचारी कुसुम को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ अचानक क्या हुआ, लेकिन दर्द इतना असहनीय था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लक्ष्य को जब पता चला कि उसकी मक्खी ने अपना काम पूरा कर लिया है, तो उसने राजकुमारी चांदनी की ओर देखा और बिना किसी भाव के हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। कुसुम लगातार पूरे 1 मिनट तक बिजली के झटके सहती रही। ध्यान रहे, हम सामान्य इंसान सिर्फ 5 सेकंड का झटका भी सह नहीं सकते, और यहाँ बेचारी कुसुम पूरे 1 मिनट तक तड़पती रही। अंततः दर्द सहन न कर पाने की वजह से कुसुम वहीं बेहोश हो गई। वहीं लक्ष्य के इस हरकत के बारे में बेचारी राजकुमारी चांदनी को अभी तक कुछ पता भी नहीं चला था। राजकुमारी चांदनी लक्ष्य को साथ लेकर सीधे भोजनगृह की ओर चली गई, क्योंकि भोजन करने का समय हो चुका था। जैसे ही राजकुमारी चांदनी भोजन गृह में प्रवेश कर रही थी, उसने देखा कि वहां आज बहुत सारे लोग मौजूद थे। महारानी सुमित्रा देवी, छोटी महारानी, तारा बुआ जी, मान प्रताप सिंह, ऐश्वर्या प्रताप सिंह, ध्वनि प्रताप सिंह, युवराज यश प्रताप सिंह, युवराज सम्राट सिंह, युवराज तेज सिंह, महाराज विनोद सिंह, कामिनी मौसी जी और कुसुम के अलावा भी कुछ अनजान लोग वहां उपस्थित थे, जिन्हें चांदनी नहीं पहचान पा रही थी। राजकुमारी चांदनी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़कर सभी को गौर से देखना शुरू किया। उसे अनजान लोग अपने आसपास बिल्कुल पसंद नहीं थे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। लक्ष्य भी वहां पहुंच चुका था और पूरे वातावरण को सतर्कता से स्कैन कर रहा था। जब उसे ये यकीन हो गया कि वहां कोई खतरा नहीं था, तो वह हल्की मुस्कान लिए राजकुमारी चांदनी के पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। लक्ष्य की आंखें किसी एक्सरे मशीन से भी अधिक उन्नत थीं। वो किसी भी वस्तु के आर पार देखने की क्षमता रखता था। जहां एक्सरे मशीन केवल शरीर की हड्डियां देख सकती है, वहीं लक्ष्य की दृष्टि इतनी तीव्र थी कि वो 10 किलोमीटर दूर तक किसी भी वस्तु के आर पार देख सकता था। इस बीच महारानी सुमित्रा देवी ने राजकुमारी चांदनी के चेहरे के भावों को पढ़ लिया था। वो समझ गई कि चांदनी वहां मौजूद कई लोगों को पहचान नहीं पा रही थी। उन्होंने चांदनी को परिचित कराते हुए कहा, बेटा, इनसे मिलिए, ये युवराज तेज की मां चंद्रलता देवी है। जब चांदनी को ये पता चला कि सामने बैठी महिला युवराज सम्राट सिंह उर्फ सार्थक की मां थी, तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह तुरंत अपनी जगह से उठी, उनके पास गई और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। महारानी चंद्रलता भी राजकुमारी चांदनी को देखकर प्रसन्न हो गई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, सदैव सुखी रहो, भगवान तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दे। इसके बाद राजकुमारी चांदनी ने महारानी सुमित्रा देवी की ओर देखा। तब उन्होंने आगे कहा, इनसे मिलो, ये हमारी बहन सीता देवी है। चांदनी उनके पास भी गई और उनके चरण स्पर्श किए। सीता देवी ने भी उसे आशीर्वाद दिया। इसी तरह महारानी सुमित्रा देवी ने राजकुमारी चांदनी को युवराज तेज सिंह के कुछ चचेरे भाइयों से भी मिलवाया। इसके बाद सभी लोग आनंदपूर्वक भोजन करने लगे। कुछ समय बाद इस समय राजकुमारी चांदनी, राजकुमारी ऐश्वर्या, युवराज सम्राट सिंह और लक्ष्य एक बगीचे में बैठे हुए थे।
तभी राजकुमारी ऐश्वर्या ने कहा, चांदनी, कल से गुलाब के विवाह की रस्में शुरू हो जाएंगी और हमें उन रस्मों में 4 चांद लगाना है। लक्ष्य अब भी चुपचाप हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था, लेकिन तभी सार्थक बोल पड़ा, आप कैसी बातें कर रही हैं, राजकुमारी? क्या इस दुनिया में सच में 4 चांद उगते हैं? सार्थक की बात सुनकर राजकुमारी चांदनी ने अपना सिर पकड़ लिया, जबकि राजकुमारी ऐश्वर्या उलझन में पड़ गई। उन्होंने संदेह भरे स्वर में युवराज सम्राट से पूछा, सम्राट जी, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप किसी और दुनिया से आए हैं? युवराज सम्राट सिंह को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने जोश में कुछ गलत बोल दिया था। बात संभालते हुए राजकुमारी चांदनी ने मजाक में युवराज सम्राट सिंह के कंधे पर हल्की सी थपकी दी और मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, आप बहुत मजाकिया है। चांदनी की बात सुनकर राजकुमारी ऐश्वर्या को भी यही लगा कि युवराज सम्राट केवल मजाक कर रहे थे, क्योंकि वो दूसरी दुनिया जैसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती थी। इसके बाद राजकुमारी चांदनी ने युवराज सम्राट से कहा, सम्राट जी, हमारा मतलब ये था कि बड़े लोग अपनी रस्मों के चक्कर में हम जैसे मासूम बच्चों को पकाते रहते हैं। चांदनी की बात को आगे बढ़ाते हुए राजकुमारी ऐश्वर्या ने कहा, हमें वहां कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी का मन लगा रहे। आखिर ये हमारे गुलाब का विवाह है, हमें संगीत और नृत्य से महफिल में रंग जमाना होगा। अब जाकर युवराज सम्राट को सारी बात समझ में आई, लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई थी। उन्होंने चांदनी से कहा, ना हमें संगीत आता है, ना नृत्य, फिर हम वहां क्या करने वाले हैं? तीनों आपस में कुछ देर चर्चा करने लगे और एक योजना बनाने लगे। लक्ष्य अब भी चुपचाप साइड में खड़ा था, उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो तभी सक्रिय होता था जब उसके कानों में चांदनी शब्द पड़ता था या फिर चांदनी की आवाज सुनाई देती थी। चांदनी ने सोच लिया था कि वो अपने जमाने के कुछ पुराने गाने चुनकर उन पर नृत्य सीखेगी और राजकुमारी ऐश्वर्या को भी सिखाएगी। वो राजकुमारी ऐश्वर्या के सामने अपना कोई भी गैजेट नहीं ला सकती थी, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो पहले खुद ही सीखेगी और फिर ऐश्वर्या को नृत्य सिखाएगी। वैसे भी नृत्य अभ्यास के समय तो वो गाने स्पीकर पर ही बजवाएगी। युवराज सम्राट भी राजकुमारी चांदनी की इस योजना को अच्छे से समझ चुका था। बातें करते करते तीनों महल के दूसरे हिस्से में पहुंच गए और वहीं पर थोड़ी बहुत अभ्यास करने लगे। राजकुमारी ऐश्वर्या को राजकुमारी चांदनी द्वारा चुने गए गीतों के बोल बहुत पसंद आ रहे थे और चांदनी को भी ऐश्वर्या की इस गलतफहमी को दूर करने में कोई रुचि नहीं थी। जिस प्रकार हम लोग 2024 में रहकर भी 90 के दशक के गानों को पसंद करते हैं, उसी तरह चांदनी को भी पुराने गाने पसंद थे, क्योंकि उसे उस समय के गायकों की आवाज बेहद मधुर लगती थी। तीनों नृत्य के लिए अच्छी खासी अभ्यास करने लगे। वे तो जैसे भूल ही गए थे कि अब रात हो चुकी थी और उन्हें सोना भी था। थोड़ी ही देर में लक्ष्य वहां आया और राजकुमारी चांदनी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाने लगा। लक्ष्य की इस हरकत पर युवराज सम्राट को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन राजकुमारी ऐश्वर्या हैरान रह गई। उसे चकित देखकर युवराज सम्राट सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, कल ही राजकुमारी चांदनी और लक्ष्य के बीच दोस्ती हो गई है, इसलिए अब वे एक दूसरे के साथ मित्रों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हालांकि राजकुमारी ऐश्वर्या को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को जाने दिया। दूसरी ओर दरअसल राजकुमारी चांदनी ने अपनी ब्यूटी स्लीप पूरी करने के लिए लक्ष्य में एक अलार्म सेट किया हुआ था। जैसे ही रात के 10 बजे बजते, उसे हर हाल में सोना होता था। वो चाहती तो इस सेटिंग को तुरंत बंद कर सकती थी, लेकिन उसे सच में अपनी नींद पूरी करनी थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। लक्ष्य उसे आराम से उसके कक्ष में ले आया, लेकिन उसे बिस्तर पर सुलाने की बजाय सीधा जमीन पर पटक दिया और बाहर चला गया। लक्ष्य की इस हरकत से चांदनी हैरान रह गई। उसने तो लक्ष्य में ये सेटिंग की थी कि जब तक वह बिस्तर पर न सो जाए, तब तक लक्ष्य कक्ष से बाहर नहीं जाएगा। फिर उसने उसे जमीन पर ही क्यों पटक दिया? चांदनी गुस्से में खड़ी हुई, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी नाक में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। इस गंध को सूंघते ही उसकी आंखें कठोर हो गईं। उसने तुरंत अपनी दृष्टि घुमाई और बिस्तर की ओर देखा, जहां से यह गंध आ रही थी। जब उसने ध्यान से देखा, तो उसे एहसास हुआ कि बिस्तर पर किसी पाउडर जैसा कुछ गिरा हुआ था। अब जाकर चांदनी को समझ में आया कि लक्ष्य ने उसे बिस्तर पर क्यों नहीं फेंका था। जाहिर सी बात थी कि चांदनी ने ही लक्ष्य में ये सेटिंग डाली थी कि उसकी सुरक्षा लक्ष्य के लिए सर्वोपरि होगी, उसके बाद ही बाकी चीजें। उसे ये भी समझ आ गया कि जिसने भी यह किया था, लक्ष्य उसके बारे में जानता होगा और संभवतः उसे सबक भी सिखा चुका होगा। आखिरकार चांदनी ने ही लक्ष्य में ऐसे ऐसे उन्नत फीचर्स डाले थे।
कुछ समय पहले ही कुसुम को होश आ चुका था और उसने खुद को राजकुमारी चांदनी के कक्ष में देखकर घबराते हुए वहां से निकलने का निर्णय लिया था। लेकिन सच कहें तो आजकल कुसुम को राजकुमारी चांदनी से हल्का हल्का डर लगने लगा था। राजकुमारी चांदनी का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो कुछ अलग ही तरीके से बर्ताव कर रही थी और यही बदलाव कुसुम को बेचैन कर रहा था। चांदनी ने अपने बिस्तर की चादर बदली, फिर अपने भारी लहंगे को उतारकर एक ओर फेंका और गहरी नींद में सो गई। वहीं दूसरी तरफ महारानी सुमित्रा देवी का कक्ष। इस वक्त महारानी सुमित्रा देवी खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देख रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे विचार में डूबी हुई थी। आसमान की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, हम जानते हैं चांद कि तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है और जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है। हमने तुम्हें सबसे छुपाकर यहाँ तक पहुँचा दिया है, लेकिन फिर भी तुम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो। तुम्हारी असली पहचान और असली अस्तित्व के बारे में सिर्फ हम और महाराज ही जानते हैं, यहाँ तक कि तुम खुद भी नहीं। ऐसी स्थिति में हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी सुरक्षा कैसे करें। हमें कहीं ना कहीं यह उम्मीद है कि वे लोग अच्छाई का ढोंग करते हुए राजकुमारी ध्वनि के विवाह में जरूर आएंगे, लेकिन उनका असली निशाना तुम होगी। ये सब कहते हुए महारानी के चेहरे पर अजीब से भाव थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह राजकुमारी चांदनी के बारे में बहुत कुछ जानती थी, शायद इतना जितना खुद राजकुमारी चांदनी भी नहीं जानती थी। अगली सुबह राजकुमारी चांदनी का कक्ष आज तैयार होकर राजकुमारी चांदनी ने एक बेहद खूबसूरत पोशाक पहनी थी। आईने में खुद को देखकर वो दंग रह गई। वो सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अपनी खूबसूरती देखकर वो एक साथ हैरान भी थी और खुश भी। अचानक उसके मन में कुसुम को जलाने का ख्याल आया। वो जानती थी कि कुसुम उसकी खूबसूरती से जलती है, इसीलिए वो इत्मीनान से अपने कक्ष से बाहर निकल गई ताकि कुसुम को जलता हुआ देख सके। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, युवराज यश प्रताप सिंह की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें कुसुम बिल्कुल पसंद नहीं थी और उनका मन कुसुम से विवाह करने का नहीं था। वह अभी अपने विचारों में ही डूबे थे कि तभी वहां छोटे युवराज मान प्रताप सिंह आ गए। मान ने युवराज को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ भाई? क्या चांदनी ने आपको फिर से परेशान कर दिया? चांदनी का नाम सुनते ही युवराज यश प्रताप सिंह की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने झेपते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस ये सोच रहे थे कि गुलाब के विवाह में हमें भी कुछ मनोरंजन करना चाहिए। उनकी बात सुनकर छोटे युवराज खुश हो गए। उन्होंने युवराज यश प्रताप सिंह को गले लगाते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं भाई, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बड़े युवराज उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों भला? इस पर छोटे युवराज बोले, क्योंकि आज की महफिल में रंग जमाने के लिए 3 तिगाड़ा पहले से ही तैयार है। आप तो अभी अपने कक्ष से बाहर निकले ही नहीं है। एक बार बाहर निकलकर देखिए। राजकुमारी चांदनी और राजकुमारी ध्वनि ने यहाँ मौजूद सभी पुरुषों के दिलों को घायल कर दिया है। दोनों ही जैसे बिजली बनकर सबके दिलों पर गिरी हैं और उन सबके बीच खड़े हैं सम्राट भाई, जिन्हें देखकर यहाँ की सारी महिलाएं मंत्रमुग्ध हो चुकी हैं। आज सम्राट भाई इतने आकर्षक लग रहे हैं कि हमारे शब्द भी उनकी तारीफ के लिए कम पड़ रहे हैं। भाई जल्दी बाहर चलिए, आप भी उन्हें देखिए। मान प्रताप सिंह की यह बात सुनकर युवराज यश प्रताप सिंह का चेहरा उतर गया। उन्हें युवराज सम्राट सिंह की तारीफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने आईने के पास जाकर खुद को देखा, वह भी कम आकर्षक नहीं थे। फिर मान ने आज युवराज सम्राट सिंह की इतनी तारीफ क्यों की? युवराज यश प्रताप सिंह के मन में हल्की इनसिक्योरिटी जागने लगी, साथ ही उन्हें मान पर गुस्सा भी आ रहा था। छोटे युवराज तो उनके दिल में आग लगाकर चुपचाप चले गए, लेकिन उनकी बातों का युवराज यश प्रताप सिंह पर गहरा असर पड़ा। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आज के जश्न में युवराज सम्राट सिंह उनसे ज्यादा अच्छे लगे। वो ये चाहते थे कि आज के जश्न में राजकुमारी चांदनी की नजर सिर्फ उन पर ही रहे। आज महल में हर तरफ चहल पहल थी, क्योंकि राजकुमारी ध्वनि की हल्दी थी। महल की सभी दास दासियों के पास बहुत काम था। राजकुमारी चांदनी भी उस स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां थोड़ी ही देर में राजकुमारी ध्वनि को हल्दी लगाई जाने वाली थी, लेकिन उसकी नजरें किसी और को खोज रही थी। वो कुसुम को ढूंढ रही थी। कुछ ही देर में वहां सभी परिवारजन भी आ गए। राजकुमारी ध्वनि ने पीले रंग का एक बेहद खूबसूरत लहंगा पहना था, जिसमें वो अद्भुत लग रही थी। पूरे महल को सूर्यमुखी के फूलों से सजाया गया था। राजकुमारी चांदनी भी उस दिन बेहद आकर्षक दिख रही थी। हल्दी की रस्म महल के विशाल बगीचे में होनी थी,
जब कुसुम ने राजकुमारी चांदनी को इतनी खूबसूरती से सजे हुए देखा तो उसकी आंखों में जलन और नफरत और भी बढ़ गई। उसकी नजरों में राजकुमारी चांदनी के लिए गहरा गुस्सा था और राजकुमारी ध्वनि के लिए ईर्ष्या। कुसुम पहले से ही गुस्से में थी क्योंकि अगले दिन ही राजकुमारी ध्वनि और युवराज तेज सिंह के साथ साथ उसका और युवराज यश प्रताप सिंह का भी विवाह होना था। लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह किसी भी रस्म को निभाने के लिए उत्साहित नहीं थे। आज कुसुम को इन सभी के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कुसुम ने साफ देखा कि विवाह से पहले ही युवराज तेज सिंह राजकुमारी ध्वनि का कितना ख्याल रख रहे थे, जबकि युवराज यश प्रताप सिंह बिल्कुल अलग खड़े थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राजकुमारी ध्वनि का पीले रंग का हीरो से जड़ा हुआ लहंगा भी युवराज तेज सिंह ने ही उपहार में दिया था। कुसुम चाहकर भी अपने अंदर की जलन और नफरत को छुपा नहीं पा रही थी। दूसरी ओर दूर खड़ी राजकुमारी चांदनी कुसुम के चेहरे के हाव भाव को देख चुकी थी और समझ गई थी कि कुसुम क्या सोच रही थी। कुसुम चाहे जो भी सोचे, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहे जलन के भाव देखकर राजकुमारी चांदनी को बहुत आनंद आ रहा था। कुछ ही देर में युवराज तेज सिंह और उनके परिवार के सदस्य भी आ गए और उन्हें राजकुमारी ध्वनि के सामने ही थोड़ी दूरी पर बैठाया गया। फिर थोड़ी ही देर में युवराज यश प्रताप सिंह और युवराज मान प्रताप सिंह भी वहां पहुंच गए। जैसे ही युवराज यश प्रताप सिंह महल में आए, उनकी नजरें सबसे पहले राजकुमारी चांदनी को खोजने लगी। कुछ ही क्षणों में उनकी नजरें राजकुमारी चांदनी पर जा टिकी और उसके वस्त्रों को देखकर वे एक बार फिर चौंक गए। युवराज यश प्रताप सिंह ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर राजकुमारी चांदनी के पास ऐसे वस्त्र आ कहां से रहे थे। पर बात चाहे जो भी हो, उनकी नजरें आज राजकुमारी चांदनी से हट ही नहीं रही थी। वे अपनी नशीली आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक निहारते रहे। थोड़ी ही देर में हल्दी की रस्म शुरू हुई और सभी ने युवराज तेज सिंह को हल्दी लगानी शुरू कर दी। आसपास अजीब अजीब से गीत बजने लगे। वहां के संगीतकारों के ढोल बजाने के तरीके से राजकुमारी चांदनी के कानों में दर्द होने लगा और वहां की महिलाओं का बेसुरा गायन तो और भी असहनीय था। बेचारी राजकुमारी चांदनी समझ ही नहीं पा रही थी कि इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए। तभी अचानक युवराज सम्राट सिंह ने एक भव्य एंट्री ली। उन्होंने आज बिल्कुल वैसा ही लुक लिया था जैसा बोले चूड़िया गाने में शाहरुख खान का था। वहां मौजूद लड़कियों की नजरें बस उन्हीं पर टिक गईं। यहां तक कि एक पल के लिए तो राजकुमारी चांदनी भी उन्हें टकटकी लगाकर देखती रह गई। राजकुमारी ऐश्वर्या की भी नजरें युवराज सम्राट सिंह से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक वहां संगीत बज उठा। सबकी नजरें युवराज सम्राट सिंह के पीछे खड़े उन 10 संगीतकारों पर चली गईं, जिनके हाथों में अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र थे। सबको यही लगा कि ये सभी संगीतकार यहाँ विशेष रूप से बुलाए गए थे, लेकिन असली रहस्य कुछ और था। इस बार युवराज सम्राट सिंह के कपड़ों के अंदर उनकी जेब में एक छोटा स्पीकर छिपा हुआ था। सभी की निगाहें युवराज सम्राट सिंह की ओर थीं, जो डांस के पोज में आ चुके थे। उधर राजकुमारी चांदनी युवराज तेज सिंह की उतरी हुई हल्दी लेकर राजकुमारी ध्वनि के पास चली गई और अब राजकुमारी ध्वनि को हल्दी लगाने की रस्म शुरू हो चुकी थी। बन्नों की मेहंदी क्या कहना, बन्नों का जोड़ा क्या कहना। बन्नों लगे हैं फूलों का गहना, बन्नों की आंखें कजरारी, बन्नों लगे सबसे प्यारी। बन्नों पर जाऊं मैं वारी वारी। तभी युवराज सम्राट सिंह अपने पीछे खड़े 2 चमचों के साथ नाचने लगे। उन्होंने सबसे पहले राजकुमारी चांदनी की ओर इशारा किया और आंख मारते हुए गाना शुरू कर दिया। बन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी। वहां मौजूद सभी लोगों को समझ में आ गया कि युवराज सम्राट सिंह का इशारा राजकुमारी चांदनी की ओर था। जैसे ही यह बात युवराज यश प्रताप सिंह ने नोटिस की, उनका गुस्सा बढ़ गया और उनकी मुठियां कसने लगी। वहीं राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह युवराज सम्राट सिंह को देखकर मुस्कुरा उठी। युवराज सम्राट सिंह अब ठीक वैसे ही डांस स्टेप कर रहे थे जैसा उन्होंने राजकुमारी चांदनी और राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ सीखा था। इस समय वे बहुत ही जोश में थे और उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। ये माने या ना माने, मैं तो इस पे मर गया। ये लड़की, हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। ये लड़की, हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। अब राजकुमारी चांदनी और राजकुमारी ऐश्वर्या उनके सामने आ गई और उनके दोनों कंधों को हल्का सा धक्का देते हुए गाने लगी। बाबुल की गलियां ना छोड़ के जाना पागल दीवाना, इसको समझाना। दोनों डांस करते हुए इस तरह एक्टिंग कर रही थी जैसे युवराज सम्राट सिंह उन्हें बहुत परेशान करते हों। देखो जी, देखो, ये तो मेरे पीछे पड़ गया ये लड़का, हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह।
ये लड़का, हाय अल्लाह, हाय हाय, रे अल्लाह। डांस करते करते अचानक ही राजकुमारी चांदनी को याद आया कि यहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसे नहीं बल्कि राजकुमारी ध्वनि को होना चाहिए। इसी बीच युवराज सम्राट सिंह की नजर युवराज तेज सिंह पर चली गई, जो चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान लिए राजकुमारी ध्वनि को देख रहे थे। राजकुमारी ऐश्वर्या ने भी नोटिस कर लिया कि राजकुमारी ध्वनि हल्का हल्का शर्मा रही थी। फिर वे तीनों राजकुमारी ध्वनि और युवराज तेज सिंह को छेड़ने के लिए उनके पास चले गए। युवराज सम्राट सिंह युवराज तेज सिंह के पास जाकर बैठ गए और राजकुमारी चांदनी व राजकुमारी ऐश्वर्या राजकुमारी ध्वनि के पास जा बैठी। इसके बाद युवराज सम्राट सिंह ने अपने कंधे से युवराज तेज सिंह को हल्का सा टक्कर मारी और राजकुमारी ध्वनि की ओर इशारा करते हुए गाने लगे। लब कहे ना कहें, बोलती है नजर प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से। राजकुमारी चांदनी भी यह पंक्ति दोहराते हुए राजकुमारी ध्वनि को छेड़ने लगी। प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से। अब राजकुमारी ऐश्वर्या राजकुमारी ध्वनि को बचाने के लिए गाने लगी। हाँ, रूप घूंघट में हो तो सुहाना लगे, बात नहीं बनती यार बताने से। इसके बाद युवराज सम्राट सिंह वापस अपनी जगह पर खड़े हो गए और डांस करते हुए गाने लगे। ये दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा, ये लड़की, हाय अल्लाह, हाय हाय, रे अल्लाह। अब राजकुमारी ऐश्वर्या और राजकुमारी चांदनी भी युवराज सम्राट सिंह के पास आ गई और उनके साथ डांस करने लगी। ये लड़का, हाय अल्लाह, हाय हाय, रे अल्लाह। इन तीनों की शरारती हरकतें देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन राजकुमारी ध्वनि को बहुत शर्म आ रही थी। वहीं कुसुम और कामिनी जी गुस्से में राजकुमारी चांदनी को घूर रही थी, और इस वक्त सबसे ज्यादा नाराज कोई था तो वो युवराज यश प्रताप सिंह थे। उन्हें युवराज सम्राट सिंह का राजकुमारी चांदनी के इतने करीब होकर डांस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि बाकी सभी को तीनों का आपस में इतना अच्छा डांस देखकर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि दूल्हे की सालियों और दुल्हन के देवर के बीच ऐसा हंसी मजाक भरा रिश्ता तो होता ही है। सब आपस में मिलकर एक दूसरे को छेड़ते रहते थे। इसीलिए तो राजकुमारी चांदनी का युवराज सम्राट सिंह के आसपास रहना किसी को बुरा नहीं लग रहा था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे दोनों आपस में मिलकर शादी में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाह रहे थे, जिसकी प्लानिंग वे कर रहे थे। उधर युवराज सम्राट सिंह ने राजकुमारी ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत से राजकुमारी ऐश्वर्या का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह बनाते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया और गाने लगी। मांगने से कभी हाथ मिलता नहीं, जोड़ियां बनती हैं पहले से सबकी। अब राजकुमारी चांदनी ने युवराज सम्राट सिंह के कान पकड़ लिए और अपनी बहन को छेड़ने की सजा देते हुए गाया। जोड़ियां बनती हैं पहले से सबकी, लेकिन इस बार युवराज सम्राट सिंह ने राजकुमारी चांदनी का ही हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने करीब खींचते हुए गाने लगे। हो, लेके बारात घर तेरे आऊंगा मैं, मेरी नहीं, ये तो मर्जी है रब की। राजकुमारी ऐश्वर्या और राजकुमारी चांदनी दोनों ने ही मुंह बनाते हुए युवराज सम्राट सिंह को धक्का दे दिया और फिर खुद डांस करते हुए गाने लगी। अरे जा रे जा, यूं झूठी मूठी बातें ना बना, ये लड़का, हाय अल्लाह, हाय हाय, रे अल्लाह। ये लड़का, हाय अल्लाह, हाय हाय, रे अल्लाह। एक बार फिर युवराज सम्राट सिंह खड़े हो गए और दोनों लड़कियों को दोनों तरफ हटाकर डांस करते हुए गाने लगे। बन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी। लेकिन इस बार युवराज सम्राट सिंह की नजर राजकुमारी ध्वनि पर थी, जो बेवजह नहीं शर्मा रही थी, बल्कि युवराज तेज सिंह उन्हें अपनी आंखों से ही छेड़ रहे थे। राजकुमारी ऐश्वर्या युवराज सम्राट सिंह के सामने आकर डांस करने लगी। बाबुल की गलियां ना छोड़ के जाना पागल दीवाना, इसको समझाना। इसके बाद युवराज सम्राट सिंह ने राजकुमारी ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर उन्हें एक राउंड गोल घुमा दिया और गाने लगे। ये माने या ना माने, मैं तो इस पे मर गया, ये लड़की, हाय अल्लाह, हाय हाय, रे अल्लाह। ये लड़का, हाय अल्लाह, हाय हाय, रे अल्लाह। इस वक्त राजकुमारी चांदनी का पूरा ध्यान डांस से हट चुका था, क्योंकि लक्ष्य उन्हें कुछ सिग्नल दे रहा था। हालांकि लक्ष्य भी इस समय चुपचाप युवराज तेज सिंह के पास खड़ा था, लेकिन वो राजकुमारी चांदनी की घड़ी पर सिग्नल भेज रहा था। राजकुमारी चांदनी साइड में जाकर अपनी घड़ी पर भेजे गए सिग्नल को देखने लगी। लक्ष्य के द्वारा भेजे गए संदेश को देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बहुत कीमती खजाना मिल गया हो। इस वक्त उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वहीं सभी को इतना खूबसूरत गाना और इतना शानदार डांस देखकर बहुत मजा आ रहा था।
किसी ने भी आज से पहले इतना बेहतरीन डांस नहीं देखा था। सबको राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह की आवाज बहुत पसंद आई थी। राजकुमारी चांदनी भी गाना गा रही थी, लेकिन उन्हें स्पीकर के बारे में बिल्कुल शक नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने कल ही इसके बारे में बताया था। असल में राजकुमारी ऐश्वर्या को सबके सामने गाना गाने में शर्म आ रही थी, इसलिए राजकुमारी चांदनी ने उन्हें कहा था कि वे सिर्फ डांस करें और उनके हिस्से का गाना भी वही गा लेंगी। हालांकि सभी को यही लग रहा था कि यह गाना राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह ने मिलकर गाया है, लेकिन असल सच्चाई सिर्फ हम लोग ही जानते थे। दूसरी तरफ भले ही राजकुमारी चांदनी साइड में आ चुकी थी, लेकिन युवराज सम्राट सिंह की नजरें अब भी उन्हीं पर थीं। उन्होंने उनके चेहरे को देखकर समझ लिया कि कोई अच्छी खबर है। वहीं युवराज यश प्रताप सिंह ने भी राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान देख ली थी। वे उन्हें ठीक से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी राजकुमारी चांदनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ दिख रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से राजकुमारी चांदनी इतनी खुश थी। युवराज यश प्रताप सिंह बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी चांदनी को एक साथ देखकर उनका गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। वे शादी के फंक्शन को बीच में ही छोड़कर वहां से चले गए। उन्हें ये सब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था। वहीं राजकुमारी चांदनी ने युवराज सम्राट सिंह की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे देखकर उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और वापस से डांस एंजॉय करने लगे। युवराज सम्राट सिंह को अपने में ही मग्न देखकर राजकुमारी चांदनी अपने कक्ष में चली गई और तुरंत ही अपने लैब में पहुंची। इस समय वे बहुत खुश थीं। जैसे ही वे लैब में पहुंची, उन्होंने जल्दी से अपना कंप्यूटर ऑन किया और उस पर कुछ कोडिंग करने लगी। वहीं युवराज सम्राट सिंह भी डांस कार्यक्रम खत्म कर चुके थे और उन्हें एक बार फिर से राजकुमारी चांदनी के इशारे याद आ गए। वे धीरे धीरे सबकी नजरों से बचते हुए राजकुमारी चांदनी के कक्ष में चले गए और तुरंत ही गुसलखाने के जरिए उनके लैब में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि राजकुमारी चांदनी अपने कंप्यूटर पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण कोडिंग कर रही थी। राजकुमारी चांदनी को इतनी शिद्दत से अपने कंप्यूटर पर काम करते देख युवराज सम्राट सिंह भी वहां चले गए। जैसे ही उनकी नजर राजकुमारी चांदनी के कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। राजकुमारी चांदनी द्वारा भेजा गया रॉकेट मून के ऑर्बिट तक पहुंच चुका था। अब बारी थी लैंडर को सॉफ्टली चांद पर उतारने की। राजकुमारी चांदनी बड़े ध्यान से लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने की कोशिश कर रही थी। लैंडर अभी भी नॉर्थ पोल के 100 किलोमीटर ऊपर था और धीरे धीरे नीचे आ रहा था। उनका पूरा ध्यान अपने कंप्यूटर पर था और वे हर छोटे बड़े डेटा को बारीकी से मॉनिटर कर रही थी। युवराज सम्राट सिंह अपना दिल थामे पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। राजकुमारी चांदनी ने अपने खुद के 4 सैटेलाइट्स चांद पर भेजे थे, जो सुरक्षित रूप से चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन लैंडर की लैंडिंग को लेकर वे विशेष रूप से सतर्क थीं। उनके भेजे गए 4 लैंडर्स में से केवल 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही थी, जबकि चौथे लैंडर की लैंडिंग हार्ड थी। हालांकि वो क्रैश नहीं हुआ था। यही वजह थी कि वे इस बार अतिरिक्त सावधानी बरत रही थी, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी। हालांकि वे भी भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरह पृथ्वी और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग कर कम बजट में मिशन को सफल बनाती थी, जिससे ईंधन की खपत भी कम होती थी। इस दुनिया में उन्होंने जंगल में ही ईंधन का एक नया स्रोत खोज निकाला था, जिससे उन्हें ईंधन खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन इस मिशन के लिए वह विशेष पौधा अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अब तक लैंडर चंद्रमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका था। राजकुमारी चांदनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। युवराज सम्राट सिंह की भी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन से एक पल के लिए नहीं हटी। उन्होंने लैंडर को 90 डिग्री के एंगल पर सेट किया और धीरे धीरे उसे चंद्रमा की सतह पर उतारने लगी। जैसे ही लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हुई, राजकुमारी चांदनी खुशी से उछल पड़ी और ताली बजाने लगी। युवराज सम्राट सिंह भी खुशी से हवा में उछलते हुए यस यस चिल्लाने लगे। दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसियों के लिए यह एक सामान्य घटना हो सकती थी, लेकिन राजकुमारी चांदनी के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आखिरकार वे एक मेडिकल डॉक्टर और एक माफिया थी, लेकिन नई खोजों में उनकी गहरी रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी एक गुप्त स्पेस एजेंसी स्थापित कर ली थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। राजकुमारी चांदनी जल्दी से खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगी और वापस कंप्यूटर पर काम करने में लग गई। उनका कंप्यूटर कोई साधारण मशीन नहीं थी, बल्कि एक सुपर कंप्यूटर था, कुछ वैसा ही जैसा भारत में परम नामक सुपर कंप्यूटर मौजूद है।
लेकिन खास बात यह थी कि उन्होंने अपना सुपर कंप्यूटर खुद डिजाइन किया था, जिसके बारे में केवल वे और उनकी टीम ही जानते थे। लैंडर के सफलतापूर्वक उतरते ही उसके अंदर से एक छोटा और प्यारा सा रोबोट बाहर निकला। रोबोट ने अपने चारों ओर की सतह को सावधानीपूर्वक स्कैन किया और जल्द ही उसे एक ऐसी जगह मिल गई जहां थोड़ी खुदाई करने पर पानी मिलने की संभावना थी। धीरे धीरे वो उस स्थान पर पहुंचा और वहां खड़ा हो गया। फिर अपने छोटे छोटे हाथों से उसने बड़े बड़े नुकीले नाखून निकाल लिए। नीचे लैब में बैठी राजकुमारी चांदनी पूरी तरह उस रोबोट को कंट्रोल कर रही थी। वहां खड़े लक्ष्य और युवराज सम्राट सिंह उनकी हर हरकत को बड़े ध्यान से देख रहे थे। रोबोट ने अपने नुकीले नाखूनों से चंद्रमा की सतह पर एक बड़ा खरोंच बना दिया और फिर अपने दूसरे हाथ से कुछ बीज निकालकर वहां डाल दिए। बीज डालने के बाद वो रोबोट तुरंत ही उसे अच्छी तरह से कवर कर देता और अपने पेट में लगे टैंकर के जरिए उसमें थोड़ा पानी डाल देता। इसके बाद वो छोटा सा रोबोट अपने अंदर से एक पतला पाइप निकालता और उसे जमीन के अंदर प्रविष्ट कर देता। राजकुमारी चांदनी पहले से जानती थी कि उस स्थान पर पानी मौजूद था। वे लैब में बैठकर उस पाइप को नियंत्रित करने लगी और उसे धीरे धीरे बड़ा कर दिया। कुछ ही पलों में वो पाइप चंद्रमा की सतह के 1 किलोमीटर नीचे स्थित पानी तक पहुंच गया। इसके बाद राजकुमारी चांदनी ने पाइप के अंदर कुछ सेटिंग्स की, जिससे हर 4 घंटे में पाइप से थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा, जो ठीक उसी स्थान पर पड़ेगा जहां रोबोट ने बीज बोया था। इतना सब करने के बाद उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली और तुरंत ही रोबोट को ऑफ कर दिया। अपने पौधे को सुरक्षित वापस लाने के लिए वे रोबोट की बैटरी बचाना चाहती थी। चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर सूरज की रोशनी कुछ हद तक पड़ती थी, जिससे उस पौधे को पोषण मिलने की पूरी संभावना थी। सब कुछ सेट कर लेने के बाद राजकुमारी चांदनी मुस्कुराते हुए लक्ष्य की ओर मुड़ी और बोली, लक्ष्य, तुम्हारे दिमाग की स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें मुझे हर रात सोने से पहले मेरे प्लांट के बारे में अपडेट देना होगा। लक्ष्य हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओके राजकुमारी जी। राजकुमारी चांदनी पहले ही उसे समझा चुकी थी कि वह उन्हें मास्टर नहीं बल्कि राजकुमारी जी कहकर बुलाए। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद युवराज सम्राट सिंह बोले, एंजल, तुम हर केमिकल की अच्छे से पढ़ाई करो और ध्यान से एंटीडोट बनाओ। एंटीडोट के बारे में अपने सारे प्लान पहले से तैयार रखो और हर जरूरी रिसर्च कर लो, ताकि जैसे ही प्लांट आए तुम जल्दी से एंटीडोट तैयार कर सको। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम भी अच्छे से समझ रही हो कि तुम्हारी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। तभी युवराज सम्राट सिंह ने कहा, चांद, अपने ऑर्बिटर के कैमरे को ऑन करो और देखो कि यहाँ का सोलर सिस्टम कैसा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं और क्या यहाँ हमें कोई एलियंस मिल सकते हैं या नहीं। युवराज सम्राट सिंह की बात सुनकर लक्ष्य हल्की मुस्कान के साथ बोला, दूसरे ग्रह पर जन्मे जीव जंतु को एलियन कहा जाता है। इस हिसाब से इस वक्त हम लोग भी एलियन ही हैं, क्योंकि हम किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। लक्ष्य की इस बात को सुनकर कुछ पलों के लिए वहां घोर सन्नाटा छा गया। राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह ने इस विषय पर कभी गहराई से सोचा ही नहीं था। असल में वे दोनों भी इस धरती पर एलियन ही थे। वे दोनों अचानक ही स्पीचलेस हो गए। कुछ क्षणों के बाद बिना किसी विशेष भाव के राजकुमारी चांदनी ने लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, लक्ष्य, अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ। यहाँ के लोगों के लिए हम एलियन हैं और हमारे लिए ये लोग एलियन हैं। इसके बाद लक्ष्य चुप हो गया। राजकुमारी चांदनी वापस अपने कंप्यूटर के पास गई, उसे ऑन किया और फिर ऑर्बिटर का कैमरा ऑन कर दिया। वो उसके कमरे को जूम कर रही थी और चारों तरफ घुमा रही थी। इस दुनिया की पृथ्वी को तो उन लोगों ने पहले ही देख रखा था, लेकिन इस बार वे दूसरे ग्रहों की खोज करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में युवराज सम्राट सिंह को कंप्यूटर में एक बहुत ही छोटी आकृति दिखाई दी। उन्होंने राजकुमारी चांदनी से उस जगह को जूम करने के लिए कहा। जैसे ही राजकुमारी चांदनी उस स्थान को जूम करती, वहां पर एक बेहद खूबसूरत ग्रह दिखाई दिया। वह ग्रह नीले रंग का था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह कोई आइस जायंट हो। उस ग्रह की पूरी सतह बर्फ से ढकी हुई थी। वह अत्यंत ही सुंदर लग रहा था और उसके चारों ओर छोटे छोटे तारों जैसे दिखने वाले सैटेलाइट्स घूम रहे थे। लक्ष्य ने अपनी तेज नजरों से उस ग्रह के अधिकांश सैटेलाइट्स गिन लिए और बोला, राजकुमारी जी, इस ग्रह के पास लगभग 15 से अधिक चंद्रमा है। युवराज सम्राट सिंह हैरानी से लक्ष्य को देखने लगे, क्योंकि उन्हें खुद मुश्किल से 4 या 5 छोटे छोटे उपग्रह यानी कि चंद्रमा ही दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक लक्ष्य ने कहा, राजकुमारी जी, 2 घंटे बाद आपको उस चुड़ैल से लड़ाई करनी है। लक्ष्य के मुंह से चुड़ैल शब्द सुनकर युवराज सम्राट सिंह चौंक गए।
उन्होंने आश्चर्य से राजकुमारी चांदनी की ओर देखा, जो बिना किसी भाव के लक्ष्य को घूर रही थी। असल में राजकुमारी चांदनी ने ही लक्ष्य को कहा था कि वह कुसुम को अकेले में चुड़ैल कहकर बुलाए। लक्ष्य की बात सुनते ही अचानक राजकुमारी चांदनी को याद आया कि कुसुम की बेटी ने उन्हें तलवारबाजी के लिए चुनौती दी थी। राजकुमारी चांदनी ने युवराज सम्राट सिंह और लक्ष्य की मदद से कई महत्वपूर्ण चीजें सीख ली थी, लेकिन उन्हें अभी भी अभ्यास की आवश्यकता थी। राजकुमारी चांदनी जानती थी कि कोई भी लड़ाई केवल ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से जीती जाती है, और दिमाग की बात करें तो कुसुम मूर्खता में किसी से कम नहीं थी। राजकुमारी चांदनी को अपने आईक्यू पर पूरा भरोसा था। वो कुछ सोचते हुए सभी को साथ लेकर लैब से बाहर निकली और युवराज के कक्ष की ओर बढ़ गई। इस समय महल में सभी लोग हल्दी की रस्म के बाद राजकुमारी ध्वनि और युवराज तेज सिंह को स्नान कराने में व्यस्त थे, इसलिए अधिकतर लोग शाही स्नानगृह में थे। शाही स्नानगृह के भी दो भाग थे, एक महिलाओं के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए। खैर, राजकुमारी चांदनी बिना किसी अनुमति के सीधे युवराज के कक्ष में दंडनाते हुए घुस गई। युवराज सम्राट सिंह भी उनके साथ अंदर चले गए। फिर लक्ष्य भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी कमरे में घुस गया। इतने सारे लोगों को एक साथ अपने कक्ष में देखकर युवराज यश प्रताप सिंह की आंखें छोटी हो गईं। उन्हें सबसे अधिक गुस्सा युवराज सम्राट सिंह पर आ रहा था, क्योंकि आज राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह बहुत करीब होकर नृत्य कर रहे थे। असल में वे उतने भी पास नहीं थे, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह के हिसाब से वे काफी चिपक कर नृत्य कर रहे थे। राजकुमारी चांदनी ने बिना किसी भाव के कहा, हमें आपसे तलवारबाजी करनी है। उनकी बात सुनकर युवराज यश प्रताप सिंह ने अपनी आंखें सनकरी करते हुए पूछा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपकी मदद करेंगे? उनका ये प्रश्न सुनते ही राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान उभर आई। वो बिल्कुल निडरता के भाव से बोली, क्योंकि हम आपको आपके ही दरबार के एक ऐसे सदस्य के बारे में बताएंगे जो आपके शाही खजाने में बहुत सारी शाही मुद्राओं का घपला कर चुका है। राजकुमारी चांदनी की बात सुनकर युवराज यश प्रताप सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। वो राजकुमारी चांदनी को तलवारबाजी सिखाने के लिए तैयार हो गए। राजकुमारी चांदनी अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए युवराज यश प्रताप सिंह की म्यान से तलवार निकाल चुकी थी। युवराज यश प्रताप सिंह अपनी आंखें सनकरी करते हुए अपनी अलमारी के पास गए और उसमें से एक बेहद खूबसूरत तलवार निकाल ली। तलवार निकालने के बाद उन्होंने लक्ष्य और युवराज सम्राट सिंह की ओर इस तरह देखा जैसे वो उन्हें वहां से भगाना चाहते हो। लक्ष्य को तो युवराज यश प्रताप सिंह की परवाह ही नहीं थी, और युवराज सम्राट सिंह तुरंत समझ गए कि राजकुमारी चांदनी के पास उनका होना युवराज यश प्रताप सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं था। युवराज सम्राट सिंह अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए हुए वहां से निकलने लगे, लेकिन जाने से पहले वह युवराज यश प्रताप सिंह को चिढ़ाना नहीं भूले। वह जाते जाते गाने लगे, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। युवराज यश प्रताप सिंह अच्छे से समझ रहे थे कि युवराज सम्राट सिंह उन्हें ही चिढ़ाते हुए गए हैं। उन्हें युवराज सम्राट सिंह पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को दबाया और मन ही मन दांत पीसते हुए बुदबुदाए, बस 2 दिन और उसके बाद आप यहां से जाने वाले हैं, सम्राट सिंह। इतना कहने के बाद उनकी नजर तुरंत लक्ष्य पर पड़ी। लक्ष्य को वहीं रुका देखकर एक बार फिर से उनकी आंखें सनकरी हो गईं। वो सुबह से ही गुस्से की आग में जल रहे थे और उनके पूरे कक्ष का तापमान मानो बहुत नीचे गिर चुका था। लेकिन लक्ष्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे ये सब महसूस ही नहीं होता था। वहीं राजकुमारी चांदनी तो एक माफिया थी, जिसके कारण उन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से में बौखलाते हुए बोले, राजकुमारी, क्या आप अपने इस रक्षक को इस कक्ष से बाहर भेज सकती हैं? हमारे पास होने की वजह से आप पहले से ही सुरक्षित हैं। उनकी बात सुनकर राजकुमारी चांदनी ने आइस रोल किया। इस वक्त उनके मन में सिर्फ एक ही शब्द आया, सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन। राजकुमारी चांदनी बिना किसी भाव के बोली, वह मेरा रक्षक है, इसलिए मैं जहां रहूंगी वो वहीं रहेगा, और मुझे इस बात की खुशी है कि उसे मेरी फिक्र है। उनकी बात सुनकर युवराज यश प्रताप सिंह मन ही मन बुरी तरह झल्ला गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि राजकुमारी चांदनी लक्ष्य को बाहर भेजने वाली नहीं है, तो उन्होंने हार मानते हुए तलवारबाजी सिखाने के लिए हामी भर दी। हालांकि अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, लक्ष्य को उनकी आंखों से गिराने के लिए कुछ तो करना ही होगा। जब युवराज यश प्रताप सिंह को एहसास हुआ कि राजकुमारी चांदनी लक्ष्य को नहीं भेजने वाली है, तो उन्होंने हार मानकर वैसे ही राजकुमारी चांदनी को तलवारबाजी सिखाने के लिए तैयार हो गए।
हालांकि लक्ष्य अब उनकी आंखों में चढ़ चुका था। उन्हें लक्ष्य के खिलाफ कुछ तो करना ही था। वो किसी भी कीमत पर लक्ष्य को राजकुमारी चांदनी से अलग करना चाहते थे। उन्होंने यह बात बहुत ध्यान से नोटिस की थी कि राजकुमारी चांदनी हर वक्त लक्ष्य का पक्ष लेती रहती थी। राजकुमारी चांदनी को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो हर हाल में लक्ष्य को अपने पास रखना चाहती है, और राजकुमारी चांदनी का किसी पुरुष के प्रति इतना आकर्षण युवराज यश प्रताप सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो मन ही मन लक्ष्य को सबक सिखाने की योजना बनाने लगे, लेकिन बेचारे युवराज को क्या ही पता कि उनके किसी भी षड्यंत्र से लक्ष्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लक्ष्य एक मशीन था जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, और अगर युवराज ने लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो राजकुमारी चांदनी भी चुप नहीं बैठने वाली थी। राजकुमारी चांदनी के लिए न तो युवराज यश प्रताप सिंह, न ही यह शाही परिवार और न ही पूरा प्रतापगढ़ उतना मायने रखता था जितना कि लक्ष्य मायने रखता था। लक्ष्य को बनाने का प्रोजेक्ट उसकी मां ने शुरू किया था। लक्ष्य 2104 के मुकाबले एक अत्यंत एडवांस्ड रोबोट था जो अपनी आंखों से 100 किलोमीटर दूर तक की चीजों को स्कैन कर सकता था और उन चीजों के आर पार भी देख सकता था। लक्ष्य के पास अपने कुछ पर्सनल गैजेट्स भी थे जिन्हें वो राजकुमारी चांदनी के आदेश के बाद ही सक्रिय कर सकता था। अगर देखा जाए तो जैसे हमारे समय में अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट होते हैं जो हमारे आदेश पर प्रतिक्रिया देते हैं और अन्यथा चुप रहते हैं, लक्ष्य भी बिल्कुल वैसा ही था। हम उसे जिस तरह से ऑर्डर देते थे वो उसी तरीके से काम करता था और बोलता था। बस इसमें एक फिजिकल बॉडी थी और इसकी बॉडी के हर भाग को बेहद एडवांस तकनीक से बनाया गया था। लक्ष्य की गति भी राजकुमारी चांदनी ने बहुत तेज रखी थी। लाइट की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और लक्ष्य की गति 100 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। लक्ष्य की इस विशेषता के बारे में केवल राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह ही जानते थे। राजकुमारी चांदनी के आदेश के अनुसार लक्ष्य आम इंसानों की तरह ही चलता था, वरना उसकी चाल देखकर किसी को भी शक हो सकता था। लक्ष्य इतना अधिक एडवांस था कि कोई भी इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। युवराज यश प्रताप सिंह अपने मन में लक्ष्य को खत्म करने के कितने भी षड्यंत्र क्यों न रच ले, कोई भी लक्ष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कुछ समय बाद महल में एक बहुत बड़ा मैदान था जहां पर कुश्ती और तलवारबाजी की प्रतियोगिताएं होती थीं। ये देखने में बिल्कुल क्रिकेट स्टेडियम जैसा था, लेकिन हमारे क्रिकेट स्टेडियम से थोड़ा छोटा। इस समय मैदान के बीचों बीच राजकुमारी चांदनी और कुसुम खड़ी थीं। दोनों के ही हाथों में तलवार थी और उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए केवल नफरत थी। राजकुमारी ध्वनि के विवाह में आए हुए सभी मेहमान इस प्रतियोगिता को देखने के लिए वहां मौजूद थे। महल का हर एक व्यक्ति वहां उपस्थित था। राजकुमारी ऐश्वर्या को राजकुमारी चांदनी की बहुत फिक्र हो रही थी। उन्होंने रानी मां की ओर देखा जो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें राजकुमारी चांदनी की कोई फिक्र ही नहीं थी, लेकिन उसी वक्त महारानी सुमित्रा देवी के दिमाग में कोई और बात चल रही थी। राजकुमारी ऐश्वर्या मन ही मन कुसुम को हजारों गालियां दे रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि कुसुम पूरे मेहमानों के सामने राजकुमारी चांदनी का मजाक उड़ाना चाहती थी। वो सभी मेहमानों को ये दिखाना चाहती थी कि राजकुमारी चांदनी को तलवारबाजी जैसी छोटी चीज भी नहीं आती। प्रतियोगिता हारने के बाद सभी मेहमान राजकुमारी चांदनी को नीची नजरों से देखेंगे। इन्हीं सब बातों को सोच सोचकर राजकुमारी ऐश्वर्या को कुसुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि कुसुम उनकी होने वाली भाभी थी। वहीं दूसरी ओर युवराज यश प्रताप सिंह, युवराज सम्राट सिंह और युवराज मान प्रताप सिंह एक ही जगह पास पास बैठे हुए थे और सभी की नजरें राजकुमारी चांदनी पर टिकी हुई थी। इस वक्त राजकुमारी चांदनी और कुसुम आमने सामने खड़ी थी और एक दूसरे को गुस्से से देख रही थी। राजकुमारी चांदनी मन ही मन जानती थी कि उन्हें अभी भी तलवारबाजी अच्छे से नहीं आती थी, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी टेंशन हो रही थी। पर बात चाहे जो भी हो, राजकुमारी चांदनी का आत्मविश्वास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। वह अभी भी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। थोड़ी ही देर में मुकाबला शुरू हो गया। सभी लोग दिल थामकर बैठ चुके थे। कोई भी व्यक्ति मैदान का एक भी दृश्य मिस नहीं करना चाहता था। मुकाबले की शुरुआत होते ही कुसुम ने अपनी तलवार से राजकुमारी चांदनी पर वार किया, जिसे राजकुमारी चांदनी ने सफलतापूर्वक रोक लिया। राजकुमारी चांदनी के आत्मविश्वास को देखकर कुसुम को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने दोबारा वार किया। राजकुमारी चांदनी ने इस वार को भी रोक लिया। इसी तरह कुसुम बार बार राजकुमारी चांदनी पर हमला करती रही, लेकिन राजकुमारी चांदनी हर वार को आसानी से रोक रही थी। किसी भी लड़ाई में सबसे पहले खुद को सुरक्षित करना सिखाया जाता है।
इसीलिए राजकुमारी चांदनी ने भले ही पूरी तरह से तलवार चलाना नहीं सीखा था, लेकिन खुद को बचाने की कला वो अच्छे से सीख चुकी थी। इसी तरह कुसुम लगातार राजकुमारी चांदनी पर वार करती जा रही थी, लेकिन राजकुमारी चांदनी बड़ी ही सहजता और आलस भरे अंदाज में उसके हर वार को रोक दे रही थी। वहां पर मौजूद सभी मेहमानों को साफ समझ में आ रहा था कि राजकुमारी चांदनी को तलवारबाजी अच्छे से नहीं आती थी और न ही वो इस लड़ाई पर पूरी तरह ध्यान दे रही थी। लगातार आधे घंटे तक वार करने के बाद कुसुम थक चुकी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी चांदनी इतनी आसानी से खुद को बचाने में सफल कैसे हो रही थी। हालांकि उसे यह बात भी साफ दिखाई दे रही थी कि राजकुमारी चांदनी खुद लड़ नहीं रही थी। उन्होंने अब तक कुसुम पर एक भी वार नहीं किया था, क्योंकि वह अभी भी इतनी अच्छे से तलवार चलाना नहीं सीख पाई थी। लेकिन जैसे ही राजकुमारी चांदनी ने नोटिस किया कि कुसुम अब थक चुकी थी, तभी अचानक से उन्होंने अपना पहला वार कुसुम पर कर दिया। कुसुम इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह पहले से ही थकी हुई थी। थकावट की वजह से और राजकुमारी चांदनी पर ध्यान न देने के कारण कुसुम अगले ही पल राजकुमारी चांदनी के नियंत्रण में आ गई। राजकुमारी चांदनी के पहले ही वार से कुसुम के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। अब तक जो लोग कुसुम के जीतने की उम्मीद लगाए बैठे थे और इस प्रतियोगिता को उबाऊ समझकर देख रहे थे, वे सब अचानक से ही सदमे में चले गए। किसी को भी राजकुमारी चांदनी के इस वार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हर कोई देखकर ही समझ सकता था कि राजकुमारी चांदनी अभी 17-18 साल की एक छोटी सी लड़की थी। लेकिन ये छोटी लड़की इतनी ज्यादा चालाक होगी, इस बारे में वहां मौजूद किसी ने भी सोचा तक नहीं था। महारानी सुमित्रा देवी, छोटी महारानी तारा बुआ जी, राजकुमारी ऐश्वर्या, कामिनी मौसी जी, राजकुमारी ध्वनि, युवराज तेज सिंह, महाराज विनोद सिंह, युवराज सम्राट सिंह, महारानी चंद्रलता, यहाँ तक कि युवराज यश प्रताप सिंह भी सदमे में अपने सामने के नजारे को देख रहे थे। सब जानते थे कि राजकुमारी चांदनी को तलवार चलाना नहीं आता था। युवराज यश प्रताप सिंह ने भी जब राजकुमारी चांदनी को तलवारबाजी सिखाने की कोशिश की थी, तब उन्हें ये समझ में आ गया था कि राजकुमारी चांदनी को ये कला नहीं आती थी। हालांकि सभी ने देखा था कि राजकुमारी चांदनी ने अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और चालाकी से इस प्रतियोगिता को जीता था। लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए ताकत से ज्यादा समझदारी का होना जरूरी होता है। हमारे पास चाहे कितनी भी ताकत क्यों न हो, अगर समझदारी नहीं है तो सामने वाला हमें हरा सकता है। और यही गलती कुसुम ने कर दी थी। कुसुम को पहले से ही अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि इस लड़ाई को वही जीतेगी। यहाँ तक कि जीतने के बाद वह राजकुमारी चांदनी को किस तरह से बेइज्जत करना चाहती थी, ये भी उसने पहले से ही सोच रखा था। लेकिन अपने अति आत्मविश्वास की वजह से अब स्थिति यह हो गई थी कि वह इस वक्त राजकुमारी चांदनी के सामने शर्मिंदगी और सदमे में खड़ी थी। कुसुम अभी तक अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाई थी। वह बार बार कभी अपने हाथों को देखती, कभी जमीन पर गिरी तलवार को, और कभी राजकुमारी चांदनी को। ऐसा लग रहा था जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, और वह खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी। राजकुमारी चांदनी अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए कुसुम को देख रही थी, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें सर्द हो गईं। वह झटके से पीछे मुड़ी और किसी चीज को अपने हाथों से पकड़ लिया। वो तीर था जो इस वक्त राजकुमारी चांदनी के सीने से मात्र 2 इंच की दूरी पर था, जिसे उन्होंने उसी वक्त रोक लिया। इस अचानक हुए हमले की उम्मीद वहां किसी ने भी नहीं की थी। सब एक पल के लिए जैसे मूर्तिवत हो गए और सारा दृश्य देख रहे थे। राजकुमारी चांदनी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उन्होंने अपनी नजरें घुमाकर उस दिशा की ओर देखा जहां पर एक काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति वहां से भागता हुआ दिखाई दिया। युवराज यश प्रताप सिंह की भी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। कहीं न कहीं उन्हें ये समझ में आ चुका था कि यह सब कुछ कुसुम की ही चाल थी। युवराज अच्छी तरह जानते थे कि कुसुम राजकुमारी चांदनी से कितनी ज्यादा नफरत करती थी। वो गुस्से में अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ो। सभी सैनिक तुरंत अपनी तेजी दिखाते हैं और उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भाग जाते हैं। अब तक वहां अफरा तफरी मच चुकी थी। आसपास के शोर शराबे को सुनकर कुसुम अपने सदमे से बाहर आई और तब जाकर उसे समझ में आया कि यहाँ हुआ क्या था। वो गुस्से और नफरत से पागल हो गई और राजकुमारी चांदनी की तरफ उन पर हमला करने के लिए बढ़ी। लेकिन राजकुमारी चांदनी कोई बच्ची नहीं थी जिन्हें कोई भी यूं ही नुकसान पहुंचाकर चला जाता। राजकुमारी चांदनी ने तुरंत ही कुसुम के वार को पीछे से पकड़ लिया और उसी के हाथ को मरोड़कर उसे हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। राजकुमारी चांदनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो प्रतापगढ़ के युवराज की होने वाली पत्नी है या कल ही उसका विवाह होने वाला है।
राजकुमारी चांदनी को बस इतना पता था कि जो भी इंसान उन्हें परेशान करेगा उसे वो छोड़ने वाली नहीं थी। इस वक्त राजकुमारी चांदनी गुस्से में महाकाली का रूप लग रही थी, जो आज सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती हो। वहीं अपनी बेटी को इस तरह जमीन पर पड़ा हुआ देखकर कामिनी मौसी जी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उनकी आंखों में राजकुमारी चांदनी के लिए बेहद नफरत थी। दरअसल प्रतियोगिता के दौरान ही राजकुमारी चांदनी पर हमला करवाने का विचार कुसुम और कामिनी जी का ही था। कुसुम को तो इस चीज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास था। लेकिन कामिनी जी को संदेह था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने देखा था कि राजकुमारी चांदनी का व्यवहार बदल रहा है। राजकुमारी चांदनी के अंदर इन कुछ दिनों में जिस तरीके से बदलाव आए थे, उसके बाद कामिनी जी कुसुम को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती थी। अगर उन्हें जरा भी ऐसा महसूस होता कि राजकुमारी चांदनी जीतने वाली है और कुसुम हार रही है, तो इस स्थिति में कामिनी जी का एक वफादार सैनिक राजकुमारी चांदनी पर हमला कर देता। राजकुमारी चांदनी तो कुसुम के साथ प्रतियोगिता में व्यस्त होती और उनका ध्यान अपने पास आ रहे तीर पर बिल्कुल भी नहीं जाता। कामिनी जी उसी समय राजकुमारी चांदनी को जान से मार डालना चाहती थी, लेकिन उनकी सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो चुका था। कुसुम नहीं, बल्कि राजकुमारी चांदनी जीत चुकी थी, और इतने सारे मेहमानों के बीच कुसुम की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी। जिस लड़की को इस महल की महारानी बनने के लिए चुना गया था, वो एक 17 साल की लड़की को भी तलवारबाजी में नहीं हरा सकी। वहां मौजूद सारे लोग चर्चा करने लगे और राजकुमारी चांदनी की प्रशंसा के साथ साथ कुसुम का मजाक उड़ाने लगे। किसने सोचा था कि इस राज्य की होने वाली महारानी इतनी कमजोर साबित होगी। हर तरफ कुसुम के बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही थी। अगर इस प्रतियोगिता में राजकुमारी चांदनी हार जाती तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अभी केवल 17 साल की छोटी लड़की थी। वो 23 साल की कुसुम से लड़ाई में जीत नहीं सकती थी। लेकिन आज कुसुम को हराकर राजकुमारी चांदनी ने सबकी नजरों में कुसुम का मजाक बना दिया था। अपने हाथ मरोड़े जाने की वजह से कुसुम अभी भी जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति कुसुम की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा, सिवाय कामिनी जी के। कामिनी जी दौड़कर मैदान की तरफ आई, क्योंकि देखकर ही ऐसा लग रहा था कि कुसुम अभी खड़ी होने की हालत में भी नहीं थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर कामिनी जी का दिल दर्द से तड़प उठा। उन्होंने संकल्प ले लिया था कि वह हर हाल में राजकुमारी चांदनी की जिंदगी नर्क बनाकर ही रहेंगी। कामिनी जी दौड़ते हुए मैदान की तरफ आईं, क्योंकि देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे कुसुम अभी खड़ी होने की हालत में भी नहीं थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर कामिनी जी का दिल दर्द से तड़प उठा। उन्होंने सोच लिया था कि वे हर हाल में राजकुमारी चांदनी की जिंदगी नर्क बनाकर ही रहेंगी। राजकुमारी चांदनी को किसी से कोई मतलब नहीं था। वो लड़ाई जीतने के तुरंत बाद ही वहां से आराम से चली गई। उधर कामिनी जी रोते हुए कुसुम के पास आईं और उसे सहारा देकर उसके कक्ष में ले गई। कल युवराज और कुसुम का विवाह था और आज कुसुम की ऐसी हालत देखकर कामिनी जी के दिल में राजकुमारी चांदनी के लिए नफरत और भी बढ़ गई थी। दूसरी ओर राजकुमारी चांदनी का कक्ष। राजकुमारी चांदनी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंची, उसने देखा कि वहां पहले से ही युवराज सम्राट सिंह बैठे हुए थे। इस समय राजकुमारी चांदनी का किसी से भी बात करने का मन नहीं था, इसलिए उसने युवराज सम्राट सिंह को नजरअंदाज किया और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी युवराज सम्राट सिंह ने उसे रोकते हुए कहा, एंजल, अब वक्त आ गया है कि तुम हर चीज को ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो। अगर कुसुम इस विवाह से भाग गई तो बलि का बकरा तुम ही बनोगी। युवराज सम्राट सिंह की बात सुनकर राजकुमारी चांदनी वहीं रुक गई। उसने पीछे मुड़कर युवराज सम्राट सिंह की ओर देखा, जिनके चेहरे पर इस वक्त गहरी गंभीरता थी। राजकुमारी चांदनी ने उनकी बात सुनते ही तुरंत लक्ष्य के पास जाकर कहा, लक्ष्य, अपनी मधुमक्खियों के जरिए हर वक्त कुसुम और कामिनी जी पर नजर रखो। लक्ष्य ने जवाब में ओके राजकुमारी जी कहा और अपनी एक खास मधुमक्खी को कुसुम के पास भेज दिया। लक्ष्य की इस मधुमक्खी को एमसी मिनी कैमरा कहा जाता था। जब लक्ष्य का काम पूरा हो गया, तब राजकुमारी चांदनी ने उसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए युवराज सम्राट सिंह से पूछा, सार्थक, क्या तुम्हें राजकुमारी चांदनी के असली परिवार के बारे में कुछ पता है? राजकुमारी चांदनी का सवाल सुनकर युवराज सम्राट सिंह बोले, जहां तक मुझे याद है, राजकुमारी चांदनी एक रहस्यमयी लड़की है। वो कहां से आई थी, ये कहानी की शुरुआत में नहीं बताया गया था। सारा सच तब सामने आया था जब राजकुमारी चांदनी की मौत हो चुकी थी, लेकिन मैंने इसके आगे पढ़ाई ही नहीं। बेचारे सार्थक को अपने मरने पर उतना अफसोस नहीं हुआ था, जितना उसे अपनी किताब को पूरा न पढ़ने का हो रहा था।
अगर उसने पूरी किताब पढ़ ली होती तो उसे राजकुमारी चांदनी के बारे में सब कुछ पता चल जाता। राजकुमारी चांदनी की मौत का जिक्र पढ़कर ही सार्थक इतना गुस्सा हो गया था कि उसने आगे की कहानी पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। उधर राजकुमारी चांदनी अच्छी तरह जानती थी कि असली राजकुमारी चांदनी की पहचान भी उतनी ही रहस्यमयी थी, लेकिन फिलहाल उसे इस चीज पर ध्यान देने के बजाय युवराज और कुसुम की शादी पर फोकस करना था। उसके दिमाग में इस वक्त ढेर सारी बातें चल रही थी। अब तक राजकुमारी चांदनी ने जितना कुसुम को ऑब्जर्व किया था, उसके अनुसार कुसुम अभी भी युवराज यश प्रताप सिंह से विवाह करना चाहती थी। तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण कुसुम शादी में नहीं आई थी? आखिर क्यों कुसुम शादी से भागी थी? जो भी हो, अब तो राजकुमारी चांदनी को इसका जवाब शादी वाले दिन ही मिल सकता था। और जिस तरह लक्ष्य पूरी लगन से कुसुम की जांच पड़ताल कर रहा था, उसे यकीन था कि उसे कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। राजकुमारी चांदनी ने युवराज सम्राट सिंह को दिलासा देते हुए कहा, सार्थक, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी मर्जी के बिना कोई मुझसे शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर राजकुमारी चांदनी ने युवराज सम्राट सिंह को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपनी अलमारी से एक बेहद खूबसूरत लहंगा निकालकर कपड़े बदलने चली गई। आज राजकुमारी चांदनी ने लगातार 4 घंटे तक तलवारबाजी की प्रैक्टिस की थी, फिर 2 घंटे तक प्रतियोगिता चली थी। इसके अलावा हर फंक्शन के लिए डांस सीखना भी राजकुमारी चांदनी के लिए बहुत थका देने वाला काम था। वह भी आखिर एक इंसान ही थी, उसका पूरा शरीर थक चुका था, उसकी मांसपेशियां आराम मांग रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेहंदी का फंक्शन था, इसलिए उसे जागना ही था। राजकुमारी चांदनी इतना समझ चुकी थी कि जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता, तब तक उसे आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। थककर गुसलखाने में जाने के बाद वो सबसे पहले अपने लैब में गई और वहां से एक इंजेक्शन निकालकर खुद को इंजेक्ट कर लिया। वो एनर्जी का इंजेक्शन था। इस इंजेक्शन की वजह से राजकुमारी चांदनी अगले 24 घंटे तक एनर्जेटिक रह सकती थी। लेकिन राजकुमारी जानती थी कि जैसे ही इंजेक्शन का असर खत्म होगा, उसके बाद उसका क्या हाल होगा। इतने लंबे समय तक लगातार अपनी मांसपेशियों को आराम न देने और इंजेक्शन लेकर शरीर को जबरदस्ती काम में लगाने की वजह से जब इंजेक्शन का असर खत्म होगा, तब उसे सारा दर्द एक ही बार में झेलना पड़ेगा। फिर भी राजकुमारी चांदनी ने वह इंजेक्शन खुद को लगा लिया। उसके बाद उसने ऑरेंज कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा पहना और बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नजर पूरे कक्ष में घूम गई, लेकिन युवराज सम्राट सिंह कहीं भी नजर नहीं आए। वो समझ चुकी थी कि युवराज सम्राट सिंह जा चुके थे। वो सहजता से अपने कक्ष से बाहर निकली और वापस डांस प्रैक्टिस करने लगी। वहीं दूसरी तरफ इस महल में एक गुप्त तहखाना था, जिसके बारे में महल के कुछ गिने चुने और बेहद खास लोग ही जानते थे। इस वक्त उसी तहखाने में एक इंसान की दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। आवाज में इतना दर्द था कि वहां मौजूद सैनिकों के भी रोंगटे खड़े हो चुके थे। तहखाने में बने एक बड़ी सी महाराजा वाली गद्दी पर युवराज सम्राट सिंह किसी राजा की तरह बैठे हुए थे। उनके आसपास का माहौल इतना ज्यादा भयावह था कि वहां खड़े सारे सैनिक थर थर कांप रहे थे। युवराज यश प्रताप सिंह बिना किसी भावना के अपने सामने दर्द से तड़प रहे उस इंसान को देख रहे थे, जो अब लगभग मरने की कगार पर पहुंच चुका था। इस वक्त हमारी आंखों के सामने युवराज यश प्रताप सिंह का एक बिल्कुल अलग रूप नजर आ रहा था, जो पिछले कुछ दिनों से शांत था। वो इस समय नरक के देवता की तरह अपने सामने जमीन पर पड़े उस इंसान को देख रहे थे। युवराज यश प्रताप सिंह की तीव्र निगाहों और खौफनाक उपस्थिति की वजह से उस इंसान की पैंट गीली हो गई। वो पूरी तरह से अपना होश खोकर कांप रहा था। शिवाजी प्रताप सिंह इस वक्त एक साइको किंग की तरह दिख रहे थे, जो अभी इसी क्षण सब कुछ खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें देखकर कोई भी यह यकीन नहीं कर सकता था कि ये अपने परिवार वालों के साथ कितना सामान्य व्यवहार करते हैं, लेकिन उनका ये डरावना, खौफनाक रूप केवल उनके खास सैनिक ही जानते थे। महारानी सुमित्रा देवी और महाराज उदय प्रताप सिंह भी युवराज यश प्रताप सिंह के इस रूप से परिचित थे। उन्हें युवराज के गुस्से की भी पूरी जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बेटे पर फख्र होता था। इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह के सामने पड़े हुए इंसान के शरीर के हर कोने से खून बह रहा था। वहीं पास में खड़ा एक दूसरा व्यक्ति, जो किसी जल्लाद से कम नहीं था, बिना किसी भाव के उस आदमी के शरीर पर चाकू से बार बार एक ही चीज लिख रहा था, हमें माफ कर दीजिए युवराज। जैसे ही युवराज यश प्रताप सिंह ने इशारा किया, वो व्यक्ति यातना देना बंद कर उनके पास जाकर खड़ा हो गया। जब युवराज के कानों में उस व्यक्ति की चीखें आनी बंद हो गईं, तो वे खुद उसके पास चले गए। युवराज को अपनी ओर आता देख वह इंसान इतना घबरा गया कि तुरंत ही बेहोश हो गया।
उसे बेहोश देखकर युवराज यश प्रताप सिंह ने किसी सनकी की तरह अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और चिल्लाते हुए कहा, होश में लाओ इसे। युवराज की यह बात सुनकर एक सैनिक डरते हुए अपने कांपते पैरों के साथ तुरंत सामने आया और बेहोश पड़े व्यक्ति के चेहरे पर पानी डाल दिया। पानी के छींटे पड़ते ही वो जख्मी इंसान होश में आ गया, लेकिन अब वो बेहद कमजोर लग रहा था। जैसे ही वो व्यक्ति होश में आया, युवराज यश प्रताप सिंह ने एक शैतानी मुस्कान के साथ सवाल किया, किसके कहने पर तुमने ये दुस्साहस किया? वो व्यक्ति कांपते हुए युवराज के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, हमें माफ कर दीजिए युवराज, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे 10 साल के बेटे को उन्होंने अगवा कर लिया था। हमने ये सब अपने बेटे के लिए ही किया है। हम जानते हैं कि आपके महल में आकर राजकुमारी चांदनी पर जानलेवा हमला करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी कोई माफी नहीं है। हम ये भी नहीं चाहते कि आप हमें माफ करें, लेकिन हम पर एक एहसान कर दीजिए, कृपया हमारे पुत्र को बचा लीजिए। वो इंसान तड़प तड़प कर रो रहा था। यही वो व्यक्ति था जिसने आज राजकुमारी चांदनी पर हमला किया था। हमले के बाद भागने की उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह के सैनिक बेहद प्रशिक्षित थे, इसलिए वह तुरंत ही पकड़ लिया गया। उस व्यक्ति की बात सुनकर युवराज यश प्रताप सिंह के चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर किसी भी इंसान के लिए जरा भी दया नहीं बची थी। उन्होंने बिना किसी भावना के एक बार फिर सवाल किया, हम तुमसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, किसके कहने पर तुमने हमारे चांद पर हमला करवाया? युवराज यश प्रताप सिंह का इतना शांत रहना वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में भय पैदा कर रहा था। वो व्यक्ति कांपते हुए बोला, राजकुमारी चांदनी पर हमला करने के लिए जिसने हमें धमकाया था, वो कोई और नहीं बल्कि आपके ही महल का व्यक्ति है, आपकी मौसी जी। मौसी जी, उनका नाम सुनते ही वहां मौजूद सभी सैनिकों के होश उड़ गए। मौसी जी मतलब कामिनी जी। लेकिन कामिनी राजकुमारी चांदनी को मारना क्यों चाहती थी, जबकि युवराज की शादी पहले से ही कुसुम के साथ तय हो चुकी थी? कामिनी जी। जैसे ही यह नाम युवराज यश प्रताप सिंह के कानों में पड़ा, उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं, और फिर अचानक वो शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगे। उनकी वह हंसी इतनी खौफनाक थी कि वहां खड़े सभी लोगों को घुटन महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे आज ही उन सबका इस धरती पर आखिरी दिन होगा। कुछ पलों तक खामोश रहने के बाद युवराज यश प्रताप सिंह ने अपने एक सैनिक को पास बुलाया और सख्त आवाज में आदेश दिया, इसके बेटे को मौसी जी के सैनिकों की कैद से छुड़ाओ और उसे सही सलामत उसके घर पहुंचा दो। ये सुनते ही जमीन पर पड़ा वो इंसान खुशी से रो पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अब सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगले ही पल युवराज यश प्रताप सिंह ने उस इंसान के जबड़े को पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोले, पर बात चाहे जो भी हो, तुम्हें हमारी चांद पर हमला नहीं करना चाहिए था। ये तो बहुत गलत बात है। युवराज यश प्रताप सिंह ने यह बात किसी मासूम बच्चे की तरह कही थी, लेकिन उनकी मासूमियत को देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर से थर थर कांप रहे थे। वो व्यक्ति अभी युवराज को कोई सफाई दे ही पाता कि इससे पहले ही युवराज यश प्रताप सिंह ने अचानक अपनी कमर में बंधे खंजर को निकाला और उसे उस आदमी की आंखों में घुसेड़ दिया। एक आंख में खंजर घुसते ही उस इंसान की दूसरी आंख खुद ही बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। ये दृश्य इतना भयावह था कि वहां मौजूद 2 सैनिकों को उल्टी आ गई। वहीं एक नया सैनिक जो अभी अभी महल में भर्ती हुआ था, ये सब देखकर इतना डर गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं पर मर गया। लेकिन वहां मौजूद पुराने सैनिक इस सच से भली भांति परिचित थे कि यही युवराज यश प्रताप सिंह का असली रूप था। हालांकि किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि युवराज आखिर चांदनी के लिए इतना उग्र क्यों हो रहे थे, जबकि उनका विवाह तो कुसुम से होने वाला था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुसुम का इतना बड़ा सच सामने आने के बाद भी युवराज उससे शादी करेंगे? सभी सैनिक चुपचाप एक ओर खड़े रहे, किसी में भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी युवराज यश प्रताप सिंह ने अपने खंजर को उस आदमी की आंख से निकालकर उसके कान में घुसा दिया, और अगले ही पल वह इंसान दम तोड़ चुका था। उस इंसान के मरते ही युवराज किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगे और ताली बजाने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस व्यक्ति की मौत ने उन्हें बेहद आनंदित कर दिया हो। अचानक ही युवराज यश प्रताप सिंह पूरी तरह से शांत हो गए। उन्होंने अपने चेहरे पर लगे खून को धीरे धीरे पोंछा और किसी सनकी की तरह बुदबुदाए, लगता है कामिनी मौसी जी ने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है, लेकिन उनकी आज की हरकत की कीमत अब उनकी बेटी को चुकानी पड़ेगी। कल बहुत कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे। बस एक बार विवाह का कार्यक्रम समाप्त हो जाने दो,
उसके बाद मैं तुम सबको असली युवराज यश प्रताप सिंह के दर्शन करवाऊंगा। एक ऐसा नाम जिससे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। हमारे ही महल में रहकर हमारे ही खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची है। मौसी जी, अब तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। शाम से अब रात हो चुकी थी और मेहंदी की रस्म भी होने वाली थी। असल में यहाँ मेहंदी की रस्म रात को होती थी। रात में मेहंदी लगवाने के बाद सभी सो जाते थे और अगले दिन मेहंदी हटाने के बाद उसका रंग बहुत अच्छा आता था। हर तरफ मेहंदी की रस्म के लिए बहुत अच्छे तरीके से सजावट की गई थी। सभी औरतों ने हरे रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। इस मेहंदी की रस्म में राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह के अलावा बाकी सभी मौजूद थे। सभी रस्मों में इतने व्यस्त थे कि किसी ने भी राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह की गैर मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया था, सिवाय युवराज यश प्रताप सिंह के। युवराज यश प्रताप सिंह की नजरें बार बार राजकुमारी चांदनी को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। राजकुमारी चांदनी को वहां न पाकर उन्होंने अपनी नजरें घुमाकर युवराज सम्राट सिंह को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वहां युवराज सम्राट सिंह भी मौजूद नहीं थे। उन दोनों की गैरमौजूदगी से युवराज यश प्रताप सिंह ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी वहां कुसुम आ गई और युवराज के पास बैठकर बोली, युवराज, हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों आपने हमारे विवाह की किसी भी रस्म को करने से मना कर दिया। आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। कल हमारा विवाह है और फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे विवाह केवल राजकुमारी ध्वनि और युवराज तेज का ही हो रहा है। आपको देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप हमारे विवाह को लेकर जरा भी उत्सुक नहीं है। युवराज यश प्रताप सिंह को कुसुम की बातों से बहुत चिढ़ हो रही थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि कुसुम उनके ठीक बगल में बैठ गई थी। जैसे ही उन्हें यह महसूस हुआ कि कुसुम उनके पास बैठी है, उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्होंने तुरंत गरजते हुए कहा, अभी इसी क्षण हमारे पास से दूर हो जाओ, वरना विवाह से पहले ही तुम्हें यमलोक पहुंचा देंगे। युवराज के इतने जोर से चिल्लाने की वजह से कुसुम बुरी तरह डर गई। वहां मौजूद सभी मेहमानों की नजरें भी युवराज और कुसुम की ओर चली गईं। महारानी सुमित्रा देवी और छोटी महारानी दोनों ने ही युवराज और कुसुम को साथ देखकर समझ लिया कि क्या चल रहा था, लेकिन सभी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर पहले हुई तलवारबाजी की लड़ाई के बाद कुसुम सबकी नजरों में गिर चुकी थी। किसी को भी अब उससे कोई खास मतलब नहीं था। कुसुम गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू जमीन पर गिर गया। वहीं कामिनी जी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत गुस्से में थी, लेकिन वह युवराज को कुछ भी नहीं कह सकती थी। वहां का माहौल पहले ही बहुत गर्म हो चुका था और तभी अचानक एक अजीब सा संगीत बजने लगा। इस संगीत को सुनते ही सभी की नजरें उत्सव भवन के बीचों बीच चली गईं, जहां इस वक्त युवराज सम्राट सिंह खड़े थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि युवराज सम्राट सिंह ने इस वक्त बिल्कुल युवराज तेज सिंह की ही तरह कपड़े पहने हुए थे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर वह क्या करना चाह रहे थे। राजकुमारी ऐश्वर्या तो अपनी आंखें फाड़े अपने सामने खड़े युवराज सम्राट सिंह को देख रही थी। आज वो किसी कामदेव के अवतार की तरह प्रतीत हो रहे थे। वहां मौजूद सभी स्त्रियां उन्हें देखकर आहें भरने लगी। तभी अचानक पीछे से 2-3-4 औरतें आ गईं और गाना गाने लगीं। ओ लड़के दीवाने, कहाँ से आया तू, दुल्हन को ले जाने, कहाँ से आया तू। उन सभी औरतों को युवराज सम्राट सिंह के पीछे देखकर सभी लोग असमंजस में पड़ गए, लेकिन थोड़ी ही देर में सबको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। दुल्हन के देवर और दूल्हे की साली ने मिलकर दूल्हा और दुल्हन के लिए ये तोहफा तैयार किया था। सभी अपने होश में वापस आए और एक बार फिर से युवराज सम्राट सिंह की तरफ देखने लगे, जो पूरे माहौल के बीचों बीच खड़े होकर स्टाइल मार रहे थे। वहीं वे चारों औरतें ठीक उनके पीछे खड़ी होकर गाना गा रही थीं। ओ लड़के दीवाने, कहाँ से आया तू, दुल्हन को ले जाने, कहाँ से आया तू। तभी अचानक वे सभी औरतें साइड हो गईं और उनके पीछे से राजकुमारी चांदनी बाहर निकल आईं। वे बड़े ही स्टाइल से आगे बढ़ने लगीं। सब लोग राजकुमारी चांदनी और उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए थे। युवराज यश प्रताप सिंह तो अपनी पलकें भी झपकाना भूल चुके थे, लेकिन तभी सबने नोटिस किया कि राजकुमारी चांदनी ने हूबहू राजकुमारी ध्वनि जैसे वस्त्र पहने हुए थे। पहले तो इन दोनों को इस तरह से तैयार देखकर सभी को अजीब लगा, लेकिन अगले ही पल सब समझ गए कि युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी चांदनी यहाँ पर युवराज तेज सिंह और राजकुमारी ध्वनि का ही नाटक कर रहे थे। ये समझते ही राजकुमारी ध्वनि शर्मा गईं और उनकी पलकें झुक गईं। वहीं युवराज तेज सिंह घूर घूर कर युवराज सम्राट सिंह को देखने लगे,
लेकिन युवराज सम्राट सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी राजकुमारी चांदनी अपने पूरे एटीट्यूड के साथ मटक मटक कर युवराज सम्राट सिंह को क्रॉस करके आगे बढ़ने लगी। तभी युवराज सम्राट सिंह ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया और गाने लगे, चल प्यार करेगी। युवराज सम्राट सिंह की इस बात को सुनकर राजकुमारी चांदनी की आंखों में चमक आ गई। वे पीछे पलटकर देखने लगी और बड़ी ही खुशी के साथ गाने लगी, हाँ जी, हाँ जी। राजकुमारी चांदनी की हाँ सुनकर युवराज सम्राट सिंह और बेशर्मी के साथ बोले, मेरे साथ चलेगी। युवराज सम्राट सिंह की इस बात को सुनकर राजकुमारी चांदनी घबराने का नाटक करते हुए उनसे दूर जाने लगी और बोली, ना जी, ना जी। इस बार युवराज सम्राट सिंह ने थोड़ा गुस्से में राजकुमारी चांदनी की तरफ देखते हुए कहा, हो चल प्यार करेगी। प्यार का नाम सुनते ही राजकुमारी चांदनी की आंखों में एक बार फिर से चमक आ गई और वे युवराज सम्राट सिंह के पास जाते हुए बोली, हाँ जी, हाँ जी। तभी युवराज सम्राट सिंह फिर से बोले, ओ मेरे साथ चलेगी। इस बार तो राजकुमारी चांदनी ने इतना भयंकर घबराने का नाटक किया कि वहां मौजूद सभी लोग उनकी यह हरकत देखकर हैरान रह गए। एक पल के लिए तो मेहंदी लगाने वाली भी राजकुमारी ध्वनि को मेहंदी लगाना भूल गई और यह सब देखने लगी। बेचारी राजकुमारी ध्वनि तो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। वे दोनों कितनी बेशर्मी से युवराज तेज सिंह और राजकुमारी ध्वनि की प्रेम कहानी को नाटक के रूप में सबके सामने दिखा रहे थे। हालांकि राजकुमारी ध्वनि और युवराज सम्राट सिंह के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा वे दोनों नौटंकी कर रहे थे, लेकिन इसे देखकर राजकुमारी ध्वनि को बहुत शर्म आ रही थी। वहीं युवराज तेज सिंह अपनी आंखें छोटी करके अपने भाई को घूर घूर कर देख रहे थे, जो उनकी टांग खींच रहे थे। वहीं राजकुमारी चांदनी अपने घबराने के नाटक को जारी रखते हुए गाने लगी, ना जी, ना जी। इतना कहते ही राजकुमारी चांदनी युवराज सम्राट सिंह से दूर भागने लगी, लेकिन अगले ही पल युवराज सम्राट सिंह ने उनका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच 2 हाथों का फासला था। राजकुमारी चांदनी घबराते हुए अपने हाथ को युवराज सम्राट सिंह की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन युवराज सम्राट सिंह की पकड़ बहुत मजबूत थी। युवराज सम्राट सिंह अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए राजकुमारी चांदनी के हाथों को हल्का हल्का मरोड़ते हुए गाने लगे, अरे तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोड़िए। इतना कहने के साथ ही युवराज सम्राट सिंह ने झटके से राजकुमारी चांदनी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और अगले ही पल बेशर्मी से उसे अपने कंधे पर उठा लिया। फिर वे गाने लगे, हम तुझको उठाकर ले जाएंगे। वहीं राजकुमारी चांदनी खुद को छुड़ाने के लिए युवराज सम्राट सिंह के कंधे पर मुक्के मार रही थी, लेकिन युवराज सम्राट सिंह को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। डोली में बिठाकर ले जाएंगे। इस बार राजकुमारी चांदनी ने झट से युवराज सम्राट सिंह के बालों को पकड़ लिया, जिससे वह असहज हो गए और राजकुमारी चांदनी उनके हाथ से छूट गई। जल्दी से वह उनके कंधे से उतरकर सीधे खड़ी हो गई और फिर युवराज सम्राट सिंह से दूर भागने लगी। वो उन्हें चिढ़ाते हुए गाने लगी, हम घर में कहीं छुप जाएंगे सन, तेरे नहीं हम जाएंगे। इस पर युवराज सम्राट सिंह ने मुंह बनाते हुए गाया, हो चल प्यार करेगी। लेकिन इस बार राजकुमारी चांदनी भागकर रानी मां के पीछे छुप गई और युवराज सम्राट सिंह को अंगूठा दिखाते हुए बोली, हाँ जी, हाँ जी। युवराज सम्राट सिंह ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे साथ चलेगी। पर राजकुमारी चांदनी ने इस बार अपनी जीभ निकालते हुए जवाब दिया, ना जी, ना जी। रानी मां को देखकर युवराज सम्राट सिंह कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन दूर से ही राजकुमारी को धमकी देते हुए अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाकर बोले, अरे तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोड़िए, हम तुझको उठाकर ले जाएंगे, अरे डोली में बिठा कर ले जाएंगे। इस पर राजकुमारी चांदनी महारानी सुमित्रा देवी के पल्लू में अपना चेहरा छुपाकर युवराज सम्राट सिंह की ओर अंगूठा दिखाते हुए बोली, हम घर में कहीं छुप जाएंगे सन, तेरे नहीं हम जाएंगे। अब बेचारे युवराज सम्राट सिंह समझ चुके थे कि राजकुमारी चांदनी उनसे प्यार तो करती थी, लेकिन उनके साथ जाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने मासूम सा चेहरा बनाते हुए गाया और सवाल किया, चल प्यार करेगी। इस बार राजकुमारी चांदनी मुस्कुराई, अपना चेहरा महारानी सुमित्रा देवी के पल्लू से बाहर निकाला और फिर बोली, हाँ जी, हाँ जी। राजकुमारी चांदनी के इस जवाब को सुनते ही युवराज सम्राट सिंह खुशी से झूम उठे और मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखने लगे। जब उन्होंने और राजकुमारी चांदनी ने चारों तरफ नजर घुमाई, तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां मौजूद सभी लोग अभी तक उनके इस डांस प्रोग्राम में ही उलझे हुए थे। सब उनकी इस नोकझोंक वाली परफॉर्मेंस में इतने खो चुके थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि डांस कब का खत्म हो चुका था।
ये सोचते ही राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। दोनों कुछ और अनएक्सपेक्टेड करने की योजना बना रहे थे। थोड़ी ही देर में सब अपने होश में वापस आ गए। राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह की इस हरकत को देखकर राजकुमारी ध्वनि शर्म से अपनी पलकें झुका चुकी थी। उन्हें सच में बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि इन दोनों बेशर्म नालायकों ने सबके सामने युवराज तेज और राजकुमारी ध्वनि के प्रेम की पोल खोल दी थी। इस बार तो इन दोनों की ऐसी हरकत देखकर युवराज तेज सिंह के भी गाल हल्के हल्के लाल हो चुके थे। सब आपस में ही हंस बोल रहे थे, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस पूरे डांस परफॉर्मेंस को देखकर किसी के दिल में जलन पैदा हो गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि युवराज यश प्रताप सिंह थे, जिन्हें राजकुमारी चांदनी को युवराज सम्राट सिंह के साथ देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। पहले तो उन्हें युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी चांदनी का ये प्यार भरा झगड़ा ही पसंद नहीं आया, लेकिन हद तो तब हो गई जब युवराज सम्राट सिंह ने राजकुमारी चांदनी को अपने कंधे पर उठा लिया। किसी ने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया था, यहाँ तक कि खुद युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी चांदनी ने भी नहीं। पर जब युवराज सम्राट सिंह ने उसे कंधे पर उठाया था तो गलती से उनका हाथ राजकुमारी चांदनी की कमर को छू गया था। साल 2104 में ये सब बातें बहुत सामान्य थी, इसीलिए न ही युवराज सम्राट सिंह और न ही राजकुमारी चांदनी ने इस बात पर ध्यान दिया था, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह ने इसे नोटिस कर लिया था। जब से उन्होंने यह नजारा देखा था तब से उनका खून खौल रहा था। उन्हें राजकुमारी चांदनी के आसपास किसी भी गैर मर्द को देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उनके आसपास मौजूद सैनिकों तक को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस होने लगी थी। युवराज यश प्रताप सिंह ने बहुत जोर से अपनी मुट्ठी बांध रखी थी, जिससे उनके नाखून उनकी हथेली में गड़ चुके थे। युवराज सम्राट सिंह की मौत कैसे हुई, यह अब तक मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल राजकुमारी चांदनी ने इस बारे में अभी तक युवराज सम्राट सिंह से कोई बात नहीं की थी, और खुद युवराज सम्राट सिंह भी यहाँ अपने अलावा राजकुमारी चांदनी को देखकर इतने खुश थे कि वह इस बारे में बताना ही भूल चुके थे। जैसे ही सब शांत हुए, अगले ही पल उनके कानों में एक नए गाने की धुन गूंजने लगी। कुछ ही देर में युवराज सम्राट सिंह ने गाना शुरू किया। तुझको ही। राजकुमारी चांदनी ने एक नजर युवराज सम्राट सिंह की तरफ डाली और मुंह बनाकर आगे बढ़ने लगी। उन्हें यूं डरता हुआ देख युवराज सम्राट सिंह ने फिर से गाने की कोशिश की। तुझको ही। एक बार फिर से ऐसा माहौल बनते ही सभी उत्सुक हो गए और सबकी नजरें युवराज सम्राट सिंह पर टिक गईं। लेकिन युवराज की नजरें तो बस राजकुमारी चांदनी पर ही थीं, और वो मुस्कुराते हुए गाने लगे। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। होए। पीछे से लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। होए। युवराज सम्राट सिंह बेहद आकर्षक अंदाज में नाचते हुए गा रहे थे। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कंवारा मर जाऊंगा। वहीं राजकुमारी चांदनी शर्माते हुए चुपचाप उनसे दूर खड़ी रही। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कंवारा मर जाऊंगा। फिर राजकुमारी चांदनी मुस्कुराते हुए उनके सामने आई और उन्हें चिढ़ाते हुए गाने लगी। जाके जोगन बन जाऊंगी, संग तेरे ना मैं आऊंगी, सबसे मैं ये कह जाऊंगी। इसके बाद उन्होंने युवराज सम्राट सिंह के चारों ओर घूमते हुए गाना जारी रखा। तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी। भीड़ में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे और शोर मचाने लगे। होए। राजकुमारी चांदनी ने अपने जलवे बिखेरते हुए युवराज को अंगूठा दिखाया और ठुमका लगाते हुए गाया। तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी, चाहे कंवारी मर जाऊंगी। उनके इस जवाब को सुनकर राजकुमारी ध्वनि शर्म से पानी पानी हो गई। वो सोच रही थी कि जितने नखरे चांदनी यहाँ दिखा रही थी, उतने तो उन्होंने युवराज तेज सिंह के सामने भी नहीं दिखाए थे। तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी, चाहे कंवारी मर जाऊंगी। युवराज सम्राट सिंह ने उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए उनकी कमर को हल्के से थामा और प्यार से गाया। तेरे लिए लाऊंगा बिंदिया चांद सितारों की। लेकिन राजकुमारी चांदनी शरारत भरी मुस्कान के साथ खुद को उनकी पकड़ से छुड़ाते हुए मुंह बनाकर दूसरी ओर चल दी। युवराज भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे फिर से उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे नाचते हुए गाने लगे। हाँ, तेरे लिए लाऊंगा बिंदिया चांद सितारों की, पहनाऊंगा चुनर मैं तुझको नई बहारों की। युवराज के इस अंदाज से चिढ़कर राजकुमारी चांदनी ने वापस मुड़कर उन्हें हल्का सा धक्का दिया और गाने लगी। अरे जा रे कंवारे, मुझ पे डोरे डालना तू ऐसे, मेरे आगे पीछे फिरते हैं तेरे जैसे। इस बार युवराज सम्राट सिंह ने उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए गाया। नखरे ना कर दीवानी, अब मान भी जाओ रानी।
राजकुमारी चांदनी ने झट से अपना हाथ छुड़ाया और अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए उन्हें चेतावनी देते हुए गाया, ना बनेगी तेरी कहानी, चल छोड़ दे ये मनमानी। युवराज ने फिर से उनका हाथ पकड़ लिया और उनकी रिंग फिंगर में एक काल्पनिक अंगूठी डालते हुए गाया, तुझको ही छल्ला पहनाऊंगा, होए, हाँ तुझको ही छल्ला पहनाऊंगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। राजकुमारी चांदनी वो अदृश्य अंगूठी देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर भी नखरे करते हुए उन्होंने मुंह फेर लिया और दोबारा गाने लगी, जाके जोगन बन जाऊंगी, संग तेरे नाम मैं आऊंगी, सबसे मैं ये कह जाऊंगी। अब की बार उन्होंने और भी अदाओं के साथ कमर मटकाते हुए नाचना शुरू किया, तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी, चाहे कंवारी मर जाऊंगी। इस हंसी ठिठोली से अनजान युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से में तिलमिला उठे। राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह को इतने करीब देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने मन ही मन दांत भींचते हुए कहा, आप बहुत गलत कर रही हैं, चांद, आपको अपने करीब किसी को भी नहीं आने देना चाहिए था। लगता है आप हमें हल्के में ले रही हैं। पिछली बार दी गई हमारी धमकी को आप भूल चुकी हैं। अब वो समय आ चुका है जब हम आपको अपना असली रूप दिखाएंगे। इस बार हमें आपको समझाना ही होगा कि हमारे अलावा कोई भी आपको छू नहीं सकता। ये सब सोचते हुए उनके चेहरे पर बेनतहा गुस्सा था। वो अभी चुपचाप खड़े सिर्फ इसीलिए देख रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही योजना चल रही थी। दूसरी तरफ राजकुमारी चांदनी अपने नखरों में मस्त होकर दोबारा गाने लगी, शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। उनके इस बयान से युवराज यश प्रताप सिंह की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं, लेकिन इस जश्न के माहौल में किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। इस पूरे समारोह की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी चांदनी बनी हुई थी। वो फिर से मस्त होकर गाने लगी, अरे शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, चार दीवारों में घुट घुट के मुझे नहीं मरना। उनकी इस शिकायत पर युवराज सम्राट सिंह हंस पड़े और उन्हें मनाने के लिए गाने लगे, खुली हवाओं की मैं तुझको सैर कराऊंगा, हनीमून में लंदन पेरिस तुझे घुमाऊंगा। हनीमून और लंदन पेरिस सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से युवराज सम्राट सिंह को देखने लगे। पर यह सोच ज्यादा देर टिक नहीं पाए, क्योंकि अगले ही पल सब फिर से खुशी में झूमने लगे। जैसे ही युवराज सम्राट सिंह की पंक्ति पूरी हुई, राजकुमारी चांदनी ने मुंह बना लिया और जवाब देते हुए गाने लगी, चिकनी चिकनी बातों में आऊं ना तेरे हाथों में। इस बार युवराज सम्राट सिंह थोड़ा एटीट्यूड में आ गए, जैसे अगर राजकुमारी चांदनी ने उन्हें ठुकरा दिया तो वो बहुत बड़ा और कीमती खजाना खो देंगी। युवराज सम्राट सिंह ने उसी अंदाज में बड़े एटीट्यूड के साथ गाया, मुझको जो ठुकराएगी तो बाद में पछताएगी। राजकुमारी चांदनी मुस्कुराते हुए उनकी ओर मुड़ी और नोटी स्माइल लाते हुए गाने लगी, ना सेज तेरी सजाऊंगी, होए। बेचारी राजकुमारी ध्वनि को तो अब मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा गया था। वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। शर्म की वजह से उनका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, जिससे वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। राजकुमारी चांदनी एक बार फिर से डांस के मूड में आकर गाने लगी, हाँ ना सेज तेरी सजाऊंगी, चाहे कंवारी मर जाऊंगी। अब की बार युवराज सम्राट सिंह का सारा एटीट्यूड गायब हो गया। वो बेशर्मों की तरह पैर पटकते हुए राजकुमारी चांदनी के पास आए और नखरे दिखाते हुए गाने लगे, बिन तेरे ना जी पाऊंगा, बिन तेरे ना मर पाऊंगा, सबसे मैं ये कह जाऊंगा, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कंवारा मर जाऊंगा। युवराज सम्राट सिंह की ऐसी हरकतें देखकर युवराज तेज सिंह का दिल तो कर रहा था कि उन्हें पकड़कर जोर से पीट दें। ये लोग उनकी लव स्टोरी को बेवजह बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। वहीं महारानी सुमित्रा देवी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए दोनों को देख रही थी। अब माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था, क्योंकि राजकुमारी चांदनी जरूरत से ज्यादा नखरा दिखा रही थी, जिससे युवराज सम्राट सिंह थोड़ा गुस्से में आ गए। लेकिन राजकुमारी चांदनी उनके गुस्से वाले चेहरे को पूरी तरह से अनदेखा कर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। अगले ही पल युवराज सम्राट सिंह ने फिर से गाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उनकी आवाज में एक गुजारिश छिपी हुई थी, ओ ये जिद छोड़ दे, नाता जोड़ दे, रब का नाम ले, दामन थाम ले। इतना कहकर युवराज सम्राट सिंह किसी नखरीले बच्चे की तरह जमीन पर बैठ गए और बनावटी रोते हुए गाने लगे, मान भी ले तो मेरा कहना। राजकुमारी चांदनी उन्हें सीधे रिजेक्ट करते हुए गाने लगी, साथ तेरे नहीं मुझको रहना। युवराज सम्राट सिंह ने फिर पूछा, कब डोली बारात मैं लाऊं? राजकुमारी चांदनी ने उत्तर दिया, कैसे तुझको मैं समझाऊं? युवराज सम्राट सिंह फिर गाने लगे, क्या तूने ये सोच लिया है? राजकुमारी चांदनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मैंने ये सोच लिया है।
अब युवराज सम्राट सिंह ने नकली रोने का नाटक किया और अपने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाकर गाने लगे। यारो, जहर की पुड़िया लाओ। राजकुमारी चांदनी थोड़ा टेंशन में आ गई और युवराज के दोस्तों से बोली, ये पागल है, इसे बचाओ। युवराज सम्राट सिंह ने रोते हुए गाया, तेरे बिना मुझको नहीं जीना। राजकुमारी चांदनी ने उन्हें धमकी देते हुए गाया, करना ऐसी खता कभी ना। अब तो युवराज सम्राट सिंह ने हद ही कर दी। उन्होंने तुरंत अपने एक दोस्त के हाथ से एक छोटी सी शीशी छीनी और उसमें भरा हुआ द्रव्य पदार्थ पी लिया। फिर नाटक करते हुए गाने लगे, मुझको अब ये जहर है पीना। असल में इस समय तक राजकुमारी चांदनी दरवाजे की तरफ मुड़ चुकी थी, इसीलिए उन्होंने युवराज को जहर पीते हुए नहीं देखा था। वह बेपरवाह होकर बाहर जाते हुए गाने लगी, जख्मी दिल मुझको नहीं सीना। जैसे ही युवराज सम्राट सिंह ने देखा कि राजकुमारी चांदनी कितनी निर्दयी हो सकती है, वो जमीन पर गिर गए और मरने की मुद्रा में आकर आखिरी बार गाने लगे, छोड़ के दुनिया चला मैं चला, छोड़ के दुनिया चला मैं चला, छोड़ के दुनिया चला मैं चला। अब राजकुमारी चांदनी नाराजगी के साथ बिना पीछे मुड़े आराम से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। तभी उनके कानों में युवराज सम्राट सिंह के दोस्तों की आवाज पड़ी, जिन्होंने उनके चारों ओर भीड़ लगा दी थी। युवराज सम्राट सिंह का ऐसा नाटक देखकर वहां मौजूद सभी लोग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सब कुछ देख रहे थे। युवराज तेज सिंह का मन कर रहा था कि अभी अपनी जूती निकाले और युवराज सम्राट सिंह की पिटाई कर दे। मतलब इन लोगों ने आज हद से ज्यादा ड्रामा कर दिया था। वहीं राजकुमारी ध्वनि से ये सब और नहीं देखा गया, इसीलिए वो जल्दी से उठकर वहां से भाग गई। शर्म की वजह से बेचारी का पूरा चेहरा जल रहा था। लेकिन वहीं मेहंदी वाली के पास बैठी हुई राजकुमारी ऐश्वर्या को थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। वह नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस बारे में पता चले कि वह युवराज सम्राट सिंह को पसंद करती है। वहीं युवराज यश प्रताप सिंह बिना किसी भाव के अपने सामने का सारा तमाशा देख रहे थे। युवराज सम्राट सिंह के सभी दोस्त शोर मचाते हुए गा रहे थे, रब्बा इसकी जान गई रे, लगता इसकी जान गई रे, लगता इसकी जान गई रे। इस लाइन को सुनते ही राजकुमारी चांदनी तुरंत पीछे पलटी और युवराज सम्राट सिंह की हालत देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने अपने चेहरे पर हल्की चिंता लिए हुए गाना गाया, इसे कहो मैं मान गई रे, इसे कहो मैं मान गई रे, इसे कहो मैं मान गई रे। राजकुमारी चांदनी के मान जाने की बात सुनकर युवराज सम्राट सिंह तुरंत खड़े हो गए और अपनी चमकती हुई आंखों से राजकुमारी चांदनी को देखने लगे। लेकिन इस बार राजकुमारी चांदनी की आंखों में उनके लिए गुस्सा या इनकार नहीं, बल्कि प्यार, नकली वाला, था। उन्होंने अपनी आवाज में ढेर सारा प्यार घोलते हुए गाया, ओ लो मैं मान गई, हाँ मैं मान गई, तेरे प्यार को मैं पहचान गई। इतना कहते ही राजकुमारी चांदनी एक बार फिर से नृत्य करने की मुद्रा में आ गई। इसके बाद वह युवराज सम्राट सिंह के पास गई, उन्हें बेहद ही प्यार से देखा और अपनी कमर को लचकाते हुए नृत्य करते हुए गाया, तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी होए। राजकुमारी चांदनी की इस लाइन को सुनते ही चारों ओर शोर मच गया। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और हूटिंग करने लगे। आज से पहले किसी ने भी ऐसा कोई भी समारोह नहीं देखा था जहां इतना खूबसूरत और आकर्षक प्रदर्शन हुआ हो। यहाँ पर युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी चांदनी का प्रदर्शन बेहद ही मनमोहक था। वहां मौजूद हर व्यक्ति एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें उन दोनों से हटा नहीं पा रहा था। राजकुमारी चांदनी ने अपनी कमर से एक जोरदार ठुमका लगाकर युवराज सम्राट सिंह को दूर धकेल दिया। इसके बाद वो खिलखिलाकर हंसी और नृत्य करते हुए गाया, हाँ तुझसे ही शादी रचाऊंगी वरना कंवारी मर जाऊंगी। इस बार युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी चांदनी दोनों ही नृत्य करने लगे, तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी वरना कंवारी मर जाऊंगी। राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह को आपस में हंसते और मुस्कुराते हुए नृत्य करते देख युवराज यश प्रताप सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वह अब एक पल के लिए भी राजकुमारी चांदनी को युवराज सम्राट सिंह के पास बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वह उठे और वहां से चले गए। युवराज यश प्रताप सिंह को इस तरह गुस्से में जाते हुए महारानी सुमित्रा देवी ने देख लिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर युवराज इन दिनों ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। महारानी सुमित्रा देवी युवराज यश प्रताप सिंह की आंखों में आजकल राजकुमारी चांदनी के लिए कुछ अलग ही एहसास देख पा रही थी, जो सही नहीं लग रहा था। कल युवराज यश प्रताप सिंह का विवाह था और ऐसे में उनका किसी और स्त्री के प्रति आकर्षित होना उचित नहीं था। वहीं इन सबसे अलग कुछ दूरी पर महाराज विनोद सिंह बैठे हुए थे।
वो मुस्कुराते हुए युवराज सम्राट सिंह को देख रहे थे, जो बेफिक्र होकर नृत्य कर रहे थे। उन्होंने शायद पहली बार अपने बेटे को इस रूप में देखा था। वो बहुत खुश थे कि अंततः युवराज सम्राट सिंह ने पिछले कुछ दिनों से खुश रहना सीख लिया था। वह अभी युवराज सम्राट सिंह को देख ही रहे थे कि अगले ही पल एक गुप्तचर उनके पास आया और उनके कान में कुछ कहा। गुप्तचर की बात सुनकर महाराज विनोद सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो तुरंत उठकर वहां से बाहर चले गए। महाराज को वहां से जाते हुए युवराज तेज ने देख लिया था, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। वह जानते थे कि उनके पिता बहुत वीर है, कोई भी आसानी से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहीं दूसरी ओर जैसे ही महाराज विनोद सिंह उत्सव भवन से बाहर निकले, उन्हें सामने एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दिया, जो उनका गुप्तचर था। गुप्तचर ने महाराज विनोद सिंह के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, सूर्यगढ़ से संदेश आया है कि वहां के महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। सूर्यगढ़ के महाराज का नाम सुनते ही महाराज विनोद सिंह का दिल एक पल को कांप उठा। हालांकि वह बहुत ही कुशल और वीर शासक थे, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकांश राज्यों के महाराज सूर्यगढ़ के महाराज का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते थे। महाराज विनोद सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि सूर्यगढ़ के महाराज उनसे क्यों मिलना चाहते थे। हालांकि वो ये जानते थे कि सूर्यगढ़ के महाराज नेकदिल इंसानों के प्रति नेकदिल थे, लेकिन उनकी क्रूरता के चर्चे पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे। सूर्यगढ़ के महाराज एक अत्यंत रहस्यमय व्यक्ति थे, जिनके बारे में कोई ज्यादा कुछ नहीं जानता था। बस इतना ज्ञात था कि 20 साल का एक लड़का अचानक से अस्तित्व में आया था, जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था। सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में ही इस लड़के ने असाधारण कार्य करने शुरू कर दिए थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसने 4-5 राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। आज वो लड़का 26 वर्ष का हो चुका था, लेकिन उसकी क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। महाराज विनोद सिंह ने अपने दूत को एक संदेश भिजवाने का आदेश दिया। वो सूर्यगढ़ के महाराज के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही उन्हें अपने पुत्र युवराज तेज सिंह के विवाह में आमंत्रित कर दिया था। हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सूर्यगढ़ के महाराज इस विवाह में शामिल होंगे या नहीं। वहीं दूसरी ओर नृत्य करते करते राजकुमारी चांदनी थक चुकी थी। दिन भर की भागदौड़ के कारण उनका शरीर जवाब देने लगा था। हालांकि उन्होंने ऊर्जा बढ़ाने वाला इंजेक्शन लिया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनके शरीर में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। अगर वह इस वक्त कम से कम 10 मिनट तक आराम नहीं करती, तो उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती थी। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और अपने कक्ष की ओर जाने लगी। जैसे ही वो उत्सव भवन से बाहर निकली, अचानक उन्हें चारों ओर अंधेरा सा महसूस होने लगा। उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया और जल्दी से अपने कक्ष की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक उन्हें अपने हाथों में तेज दर्द महसूस हुआ। वो कुछ समझ पाती, इससे पहले ही किसी ने उनके हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ लिया और खींचकर कहीं ले जाने लगा। अचानक हुए इस हमले से राजकुमारी चांदनी हैरान रह गई और उन्हें कोई प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। जब तक वह अपने होश में वापस आई, तब तक उन्होंने देखा कि वो इस समय महल के दूसरी ओर के क्षेत्र में थी और उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति को देखकर राजकुमारी चांदनी की आंखें संकुचित हो गईं। राजकुमारी चांदनी को तो वैसे भी युवराज यश प्रताप सिंह से कोई लेना देना नहीं था। सही सोच रहे हैं आप, इस वक्त उनके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं युवराज यश प्रताप सिंह खड़े थे। उन्होंने जब से युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी चांदनी को साथ देखा था, तब से उनका खून खौल रहा था। वो गुस्से में राजकुमारी चांदनी की ओर देखकर बोले, हमने आपको पिछली बार भी चेतावनी दी थी कि सम्राट सिंह से दूर रहिए, लेकिन लगता है कि आपके अंदर से हमारा डर खत्म हो गया है। युवराज यश प्रताप सिंह की इस बात को सुनकर राजकुमारी चांदनी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह इतनी अधिक थकी हुई थी कि उनके अंदर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। आखिरकार उन्होंने हार मानकर एक फैसला किया कि उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति जो भी बकवास कर रहा था, उसे चुपचाप सुन ले। आगे क्या करना है और क्या नहीं, इसका निर्णय वो स्वयं करेगी। राजकुमारी चांदनी को कोई किसी भी बंदिश में नहीं बांध सकता था। वो फिलहाल जल्दी से अपने कक्ष में पहुंचने के लिए युवराज यश प्रताप सिंह की बात से हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो गई। वहीं जब युवराज यश प्रताप सिंह ने देखा कि राजकुमारी चांदनी उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही है, तो उन्हें और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने गुस्से में राजकुमारी चांदनी की गर्दन पकड़ ली और उनके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब ले आए। अब धीरे धीरे राजकुमारी चांदनी की आंखें बंद होने लगी थीं। वो जानती थी कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति बकवास कर रहा था, लेकिन इस समय वह एकदम किसी रोबोट की तरह चुपचाप बस युवराज की बातें सुन रही थी।
लेकिन जैसे ही युवराज यश प्रताप सिंह ने राजकुमारी चांदनी को इतने करीब से देखा, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी नजर राजकुमारी चांदनी के गुलाबी होठों पर चली गई। उन्हें अचानक से याद आया जब राजकुमारी चांदनी बारिश में भीग रही थी और उस समय उनके अंदर दबी इच्छाएं जाग उठी थी। युवराज यश प्रताप सिंह धीरे धीरे राजकुमारी चांदनी के होठों की ओर झुकने लगे। वो ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन पर किसी तरह का नशा हावी हो चुका हो। वो बस एक बार अपने होठों से राजकुमारी चांदनी के होठों को छूना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उनके होंठ राजकुमारी चांदनी के होठों को बस छूने ही वाले थे, तभी अचानक युवराज की गर्दन में बहुत तेज दर्द हुआ। दर्द इतना असहनीय था कि युवराज तुरंत ही बेहोश होकर गिर पड़े। उन्होंने राजकुमारी चांदनी को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, जिसकी वजह से उनका भी संतुलन बिगड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, किसी ने उन्हें संभाल लिया था। वो लक्ष्य था। जैसे ही राजकुमारी चांदनी पार्टी हॉल से बाहर निकली थी, लक्ष्य भी उनके परफ्यूम की खुशबू को सूंघते हुए उनके पीछे पीछे आने लगा था। उसने जैसे ही देखा कि युवराज यश प्रताप सिंह राजकुमारी चांदनी को परेशान कर रहे थे, तब उसके अंदर का रक्षक जाग उठा। वो तुरंत ही राजकुमारी चांदनी के पास पहुंचा और युवराज यश प्रताप सिंह की गर्दन पर कट देकर उनके दिमाग के तार हिला दिए। बिजली का इतना खतरनाक झटका लगने के कारण युवराज वहीं बेहोश हो गए। युवराज के बेहोश हो जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लक्ष्य ने जब देखा कि राजकुमारी चांदनी भी बेहोश हो चुकी थी, तो उसने अपने हाथों को बहुत ही ज्यादा मोटा कर लिया और उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमारी चांदनी किसी कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन सारा कमाल लक्ष्य कर रहा था। हालांकि लक्ष्य को राजकुमारी चांदनी ने पहले ही सख्ती से समझा दिया था कि अगर वो अपने किसी भी विशेष कौशल का उपयोग करता है, तो उसे किसी भी इंसान के सामने नहीं जाना है, सिवाय उनके और सार्थक के। लक्ष्य ने राजकुमारी चांदनी को अपनी गोद में उठा तो लिया था, लेकिन अब वो यूं ही राजकुमारी चांदनी को उनके कमरे तक नहीं पहुंचा सकता था। आखिरकार उसने तय किया कि वह सबकी नजरों से छुपते हुए, यानी पीछे के रास्ते से, राजकुमारी चांदनी को सीधे उनके कमरे तक पहुंचा देगा। लेकिन एक बार फिर अगर लक्ष्य ने अपने पैर को लंबा किया, तो उसकी त्वचा फट सकती थी। पिछली बार तो युवराज सम्राट सिंह ने सब कुछ सही कर दिया था, लेकिन इस बार क्या होगा? खैर, इन सब समस्याओं के बारे में राजकुमारी चांदनी तो सोच सकती थी, लेकिन लक्ष्य नहीं। उसे बस इतना पता था कि अपने पावर का इस्तेमाल किसी भी इंसान के सामने नहीं करना है, एंजेलिना और सार्थक को छोड़कर। इसीलिए लक्ष्य राजकुमारी चांदनी को पीछे वाले रास्ते से उनके कमरे में ले जाने लगा। वो जल्दी से अपने पैर को लंबा करता गया और खिड़की के जरिए अपने हाथ लंबे करके राजकुमारी चांदनी को आराम से उनके बिस्तर तक पहुंचा दिया। इतना कुछ करने के बाद लक्ष्य खुद भी अंदर आ गया और चुपचाप खुद को ऑफ कर लिया। अगली सुबह जैसे ही राजकुमारी चांदनी की आंखें खुली, उनकी आंखें संकुचित हो गईं। उन्हें अपने सामने लक्ष्य खड़ा दिखाई दिया, जिसके हाथ पैर टूटे हुए थे, मतलब उसकी त्वचा फटी हुई थी और अंदर की मशीनरी दिखाई दे रही थी। अभी सुबह के 5 बजे थे, लेकिन राजकुमारी चांदनी की नींद खुल चुकी थी क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने अंदर एनर्जी का इंजेक्शन इंजेक्ट कर रखा था। वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई और लक्ष्य को पकड़कर खींचते हुए अपनी लैब के अंदर ले गई। अगर आज लक्ष्य के हाथ पैर ठीक नहीं हुए, तो फिर गड़बड़ हो सकती थी। जैसे ही वो लक्ष्य के साथ लैब में दाखिल हुई, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने ध्यान से लक्ष्य को देखा, तब उन्हें उसकी आंखों में शॉर्ट सर्किट होता हुआ दिखाई दिया। ये देखते ही राजकुमारी चांदनी का दिमाग ठनक गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने लक्ष्य पर बहुत मेहनत की थी। लक्ष्य एक ही बार में अपने हाथ और पैर दोनों को लंबा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने पिछली रात ऐसा किया था, जिसकी वजह से उसके अंदर की एक वायर टूट चुकी थी। लक्ष्य के अंदर एक यही फीचर था जो दिमाग खराब करने वाला था। वो एक बार में 3 चीजों का ही इस्तेमाल कर सकता था, अपने 2 हाथ और 1 पैर या फिर अपने 2 पैर और 1 हाथ। लेकिन कल रात को लक्ष्य ने अपने चारों हाथ पैरों का इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से उसके दिल के पास की एक नस टूट चुकी थी, मतलब एक वायर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। राजकुमारी चांदनी को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या लक्ष्य के पास इतना भी दिमाग नहीं था कि वो खुद को कैसे सुरक्षित रखे, पर बेचारी राजकुमारी चांदनी कर ही क्या सकती थी, सिवाय लक्ष्य को दोबारा से सही करने के अलावा। लक्ष्य को दोबारा ठीक करने में उन्हें लगातार 5 घंटे मेहनत करनी थी क्योंकि वह वायर लक्ष्य के बहुत अंदर थी और बाहर के बाकी मशीनों की मौजूदगी उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। मिलजुल कर आज राजकुमारी चांदनी को फिर से लक्ष्य की सर्जरी करनी थी।
उन्होंने अपनी घड़ी से सार्थक को मैसेज कर दिया कि वह आज के संगीत समारोह में नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनके प्यारे रोबोट ने उनका सारा समय खींच लिया था। लेकिन राजकुमारी चांदनी को सबसे ज्यादा गुस्सा युवराज यश प्रताप सिंह पर आ रहा था क्योंकि यह सब उन्हीं की वजह से हुआ था। हालांकि राजकुमारी चांदनी ने फैसला कर लिया था कि वो संगीत की रस्म में नहीं जाएंगी, लेकिन शादी में हर हाल में उपस्थित रहेंगी, वह भी लक्ष्य के साथ। राजकुमारी चांदनी जानती थी कि शादी में कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला था, जो उनके लिए बिल्कुल बुरा साबित हो सकता था। लेकिन इस बार वो अपने भविष्य को बदलना चाहती थी। वो इस बार किसी भी कीमत पर कुसुम को भागने नहीं देंगी। कुसुम के बारे में सोचते ही राजकुमारी चांदनी को अचानक याद आया कि लक्ष्य को कुसुम पर नजर रखनी थी, लेकिन यहाँ तो लक्ष्य खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था। इस बात को सोचते ही राजकुमारी चांदनी की आंखें फिर से संकुचित हो गईं। वह गुस्से में लक्ष्य से बोली, लक्ष्य के बच्चे, अगर कुसुम शादी से भाग गई तो मैं तुम्हें तोड़ डालूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।